अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया आशा और आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 25। तो चले स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीद शाह एपिसोड नंबर 25। इसने गाड़ी सीधी लाकर कबीले के अंदर ही रोकी थी। सरदार अपनी चारपाई पर सुकून से बैठा हुआ था जबकि कुछ डाकू आगे बढ़ते हुए गाड़ी से न सिर्फ बाला को निकाल चुके थे बल्कि इसे सहारा भी दे चुके थे। जबकि इसकी कलाइयों पर हथकड़ी देकर वो उसके पास आते इसे बुरी तरह से कंगाल कर हथकड़ी की चाबी निकालकर बाला के हाथ खोल चुके थे। वो पूरी तरह से बेहोश लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हद तक वो अपने कदमों पर चलने की कोशिश कर रहा था। यानी कि वो सिर्फ आसाबी तौर पर बेहोश था, जिस्मानी तौर पर नहीं। रेयान अकरम तेजी से चलते हुए सीधा सरदार की तरफ आया था, जो काफी गुस्से से इसे देख रहा था। वो तेजी से इसके सामने आ रुका, जबकि वो इसे नजरअंदाज करता पूरी तरह से बाला की तरफ मुतवज्जो था, जो जिसे बड़ी मुश्किल से सहारा देकर वो लोग अपने साथ घसीटते हुए ला रहे थे। मेरी बहन कहाँ है? वो कुछ कहने ही लगा था जब सरदार ने हाथ उठाकर इसे खामोश करवाया और फिर उठकर खड़े होते हुए बाला की तरफ कदम बढ़ाता इसके सामने आ रुका था। बाला के कंधे झुके हुए थे, जबकि आंखें बंद थी, गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी। इसने बाला के चेहरे को थामकर हल्का सा झटका दिया, तो इसने किसी तरह का कोई रद्दमल नहीं दिया, जबकि इसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। दो लोगों ने बड़ी मुश्किल से इसे थामकर रखा था, जबकि इसकी टांगें नीचे की तरफ घसीटती हुई आ रही थी। इसने दूसरी दफा इसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर हल्का सा झटका दिया, तो अब भी कोई खास असर नहीं हुआ था। मेरी बहन कहाँ है सरदार? पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, पीछे से रेहान ने गुस्से से कहा था, जिस पर इसने सिर्फ रेहान को गुस्से से घूरा और फिर अपनी एक उंगली से खामोश रहने का इशारा करते हुए उंगली को अपने लबू पर रखा और फिर एक दफा फिर से पलटकर वो बाला की तरफ मुतवज्जो हुआ। सीधा खड़ा कर दो इसे, इसने दोनों डाकू को देखते हुए कहा था, जिसने बाला को सीधा खड़ा करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन दवाई का असर जरूरत से ज्यादा ही हो रहा था। उन्होंने आहिस्ता से इसे अपने बराबर पीछे की तरफ खड़ा किया, तो सरदार ने इसके चेहरे को हल्का सा हिलाया, जिस पर किसी तरह का कोई असर ना हुआ। तो अब की दफा इसने पूरी शिद्दत से घुमाकर एक हाथ से इसके मुंह पर दे मारा था। इसका थप्पड़ इतना जोरदार था कि बाला की असमर्थता, जो दो डाकू से पकड़कर खड़े थे, वो भी संभल नहीं पाए थे। बाला बुरी तरह से इसके हाथों से छूटा जमीन पर जा गिरा था। झटका काफी जोरदार साबित हुआ था। वह जमीन पर पड़ी मिट्टी की धूल उड़ने पर बुरी तरह से खांसा था, जबकि आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी। वो दोनों आंखें खोले अपने चेहरे के बेहद करीब कदमों को देख रहा था, जिन जूतों को पहचानना इसके लिए मुश्किल नहीं था। इसने पूरा चेहरा घुमाकर ऊपर की तरफ देखा था, फिर अगले ही लम्हे बिना किसी सहारे से उठकर खड़ा होता इसके सीने से चिपक गया था। सरदार वो बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने के काबिल हो रहा था। दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा था, और जितना काम कर रहा था इसमें बस इतना ही समझ आया था कि इसका यार इसके सामने बिल्कुल सलामत खड़ा है। वो इसके सीने से चिपका हुआ था। जब सरदार ने गुस्से से धक्का देते खुद से अलग किया, तो वो उसकी टांगों से लिपट गया, जैसे कोई छोटा बच्चा गलती करके अपनी माँ की टांगों से लिपट जाता है। इंस्पेक्टर साहब को अंदर कमरे में ले जाओ, पहले ही साहब बेबाक होंगे, फिर इन्हें इसके मतलब की चीज मिलेगी और हमें हमारे मतलब की। वो बाला को गिरबान से पकड़ते हुए अपने साथ घसीटते हुए कबीले की पिछली साइड पर ले गया था, जबकि इनके पीछे कोई नहीं गया था, क्योंकि सब ही जानते थे जब बाला और सरदार एक साथ होते हैं तो इन्हें किसी तीसरे की जरूरत नहीं होती। मार डालेगा क्या जान से? वो पूरी तरह से होश में आने की कोशिश में था, जब सरदार ने अचानक इसका सर पकड़कर पानी के बीच में डाल दिया। ठंडे पानी का ट्यूबवेल हर वक्त वही पानी से भरा रहता था, और इसके बीच में बार बार सर देने की वजह से बाला पूरी तरह से होश में तो आ गया था, लेकिन फिर भी सरदार को लग रहा था कि अभी तक इसके होश में आने में कुछ कमी बाकी है। यही वजह थी कि वो इसका सर बार बार ठंडे पानी के बीच में रख रहा था। आ गया है होश, अब सांस रुक जाएगी। जैसे ही सांस बंद होने लगती वो इसे पीछे खींच लेता, जबकि बाला अब दुहाइयां दे रहा था कि किसी तरीके से इस जल्लाद के हाथों से बच जाए, वरना आज इसका बचना मुमकिन नहीं था। इसके गुस्से का सबसे पहला शिकार बाला ही बना था, और शायद बाला को ही बनना था, इसीलिए तो वो इसके आने का इंतजार कर रहा था। अब की दफा जब पांचवी दफा इसने अपने पानी के ट्यूबवेल में फेंका, तो बाला ने हाथ जोड़ लिए थे। पहले तू बता, ये क्या तमाशा है? इतना कैसे बेहोश हो गया कि तुझे कबीले का होश भी नहीं रहा? ऐसा क्या है इस लड़की में जिसके पीछे तू इतना मर रहा है कि तुझे ये भी याद नहीं रहा कि पूरा कबीला तेरे आसरे सहारे पर लगा हुआ है? अगर मैं आज खुद को जगाने में कामयाब ना होता अगर आज मैं खुद को जगाने में कामयाब ना हो पाता, तो वो रागा सिर्फ मुझे बर्बाद कर देता, मेरी इज्जत लूट देता, पूरा कबीला तबाह कर देता। तू मेरी इज्जत का मुहाफिज था, मैंने तो इस कबीले का मुहाफिज था, कैसे तू हर चीज को सिर्फ एक लड़की के हाथ पीछे छोड़ गया? वो गुस्से से इसके मुंह पर थप्पड़ मारता पागलों की तरह इसे पीटने लगा था, जबकि बाला शर्मिंदा हो गया था। ये सच था कि वो सब कुछ इसके आसरे सहारे था। अगर सरदार को कुछ भी होता तो हर चीज का निगरान वो था, इस कबीले का मुहाफिज वो था। वो कैसे एक लड़की की बात मानकर हर चीज को खतरे में डाल गया था? वो कैसे हर चीज को सिर्फ एक लड़की के लिए पीछे छोड़ गया था? वो खुद भी अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा था। सरदार वो चुप, एकदम चुप। खबरदार जो उसके मुंह से कोई भी बात निकाली, जान निकाल दूंगा तेरी। वो गुस्से से पीछे धक्का देता हुआ एक दफा फिर से पानी में फेंक चुका था। तेरी गलतियां माफी के लायक नहीं है बाला, लेकिन पहले इस पुलिस वाले का हिसाब बेबाक करना है। इस लड़की का भाई यहीं पर है, बला मौलवी को भी निकाह होगा तेरा। वो इसे देखते हुए बोला, तो बाला हैरान रह गया। निकाह नहीं सरदार, मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी। बल्कि अब बाला इसकी तरफ पलट कभी नहीं देखा। इस लड़की के खातिर मैंने अपने कबीले को इतने बड़े नुकसान में डाल दिया, ये जानते हुए भी कि वो लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है, ये जानते हुए कि वो लड़की रेयान अकरम की बहन है, मैंने फिर भी इस पर यकीन कर लिया। ये जानते हुए कि जो दवाई वो मुझे खिला रही है वो हरगिज पेन किलर नहीं थी, फिर भी मैंने इसे खा लिया। वो लड़की मुझे सिर्फ गुमराह करने के लिए मेरी जिंदगी में आई है। मैं इसे शादी नहीं करना चाहता, मैं इसे भूल जाऊंगा। इस लड़की
की वजह से बहुत गलत रास्ते की तरफ चला गया था मैं, लेकिन अब नहीं। मैंने बहुत गलत किया है, अपनी हर गलती की सजा भुगतूंगा मैं। तेरी गलती की सजा इस लड़की के साथ तेरा निकाह है और अब तू मजीद एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा। 10 मिनट का वक्त है तेरे पास। मौलवी लेकर आ रहा, वो कहते हुए कबीले की तरफ चला गया, जो कि बाला से जाते हुए देखता रह गया था। वो लोग इसे काफी जरहाना तरीके से कमरे में लाए थे। कमरे में लाते ही इसे कुर्सी से जबरदस्ती बांध दिया गया। वो मसलसल एक ही बात कह रहा था जिसमें कोई कान धरने को तैयार नहीं था। देखो तुम लोगों ने मेरे साथ जो करना है कर लो, बेशक कर लो, लेकिन एक दफा मुझे बता दो कि मेरी बहन कहाँ है। वो ठीक है ना, इसे यहाँ से घर भेज दो, मैं यहीं रहूंगा जब तक तुम लोग मुझे आजाद नहीं करते। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरी बहन इन सारे मामलों में बिल्कुल बेकसूर है, इसे यहाँ से जाने दो। वो काफी सख्ती से बोल रहा था, जबकि झुमरू और मीरू तो बिल्कुल इसकी बात पर काम नहीं कर रहे थे। बाकी लोग अपना काम करके कमरे से बाहर जा चुके थे। तेरे साथ क्या करना है क्या नहीं इसका फैसला सरदार करेगा, लेकिन इस वक्त सरदार का मूड नहीं है तेरे मुंह लगने का। वो इस वक्त बाला के साथ है, दुआ कर कि बाला के जिस्म पर से किसी तरह का कोई जख्म या चोट नजर ना आ जाए, वरना तेरा क्या होगा ये तो बस खुदा ही जानता है। जुमरू से पीछे की तरफ धकेलते हुए कमरे से निकलने लगा था, जबकि रियान चिल्ला रहा था, चीख रहा था, बस एक ही बात बार बार कह रहा था कि इसकी बहन को घर जाने दिया जाए। वो यहाँ आ चुका है, इसके कहने पर उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जाएगा। लेकिन वो लोग इसकी किसी बात को कोई अहमियत नहीं दे रहे थे। वो लोग कमरे से बाहर जा चुके थे, जबकि रियान पूरी तरह से बेबस हो गया था। तकरीबन कोई 10 मिनट के बाद सरदार कमरे में दाखिल हुआ तो रियान ने से देखा था। सरदार शुक्र है तुम आ गए, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो तुम किसी गलतफहमी का शिकार हुआ, आज से नहीं बल्कि इस दिन से। मैं नहीं जानता इस दिन क्या हुआ, तुम्हें बहुत गोलियां लगी थी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम बहुत बुरी हालत में थे, मैं नहीं अंदाजा लगा सकता कि वो दिन तुम्हारे लिए कितना तकलीफदा था, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो सब कुछ मैंने नहीं किया था। मेरा यकीन मानो, मेरा इस सब में कुछ भी कसूर नहीं है। मैं सच में सिर्फ तुमसे ये जानने के लिए आया था कि तुम पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है, लेकिन मुझे इस अंदाजा नहीं था कि इस तरह का कोई भी काम किया जाएगा या फिर इस तरह से कबीले पर हमला कर दिया जाएगा। मुझे हरगिज़ इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। मैं जानता हूँ कि तुम इस दिन से गलतफहमी का शिकार हो, यकीनन तुमने अपने दिल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा बदगुमानी पाल रखी होगी, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें मुझे एक मौका देना चाहिए सफाई पेश करने का। वो इसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि वो खामोशी से इसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या बात है इंस्पेक्टर, तुम तो रोने धोने लग गए, तुम तो बड़ी अकड़ दिखाते थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, कर लो जो करना है। इस दिन के बारे में तुम्हें बात ही ना करो। 2 नंबर अफसर, तुम पर यकीन करके मैंने गलती नहीं की, बल्कि मेरी सजन साई ने गलती की है। वो मासूम है, इस तरह की छोटी मोटी गलतियां कर देती है। ऐसी बातों को मैं सर पर सवार नहीं करता, ऐसी छोटी छोटी चीजों पर मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। और क्या कहा तुमने कि मैं किसी गलतफहमी का शिकार हूँ? मेरी इस गलतफहमी की वजह से 28 तारीख को मेरे ख्याल में गोल्ड मेडल मिलने वाला है, तुम्हें प्रमोशन मिलने वाले है। इस छोटी सी गलतफहमी से तो अच्छा खासा फायदा हो गया है तुम्हारा, नहीं? वो मुस्कुराहट के साथ बोला तो रियान साहब जुआ गया था। इसे अंदाजा नहीं था कि वो इन छोटी छोटी चीजों को भी नजर में रखे हुए होगा। इसे नहीं लगा था कि इस तरह की कोई खबर होगी कि इसकी वजह से इसको प्रमोशन होने वाला है। मैं इस तरह का कोई प्रमोशन नहीं लेने वाला सरदार, यकीन करो मेरा। इस चीज से मेरा कोई तलक नहीं है और ना ही मैं इस चीज को लेकर अपना कोई फायदा करवाऊंगा। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे इतबार के काबिल नहीं हूँ, लेकिन बस इतना कहूँ कि वो सब कुछ मैंने नहीं किया और ना ही मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी इल्म था। अब तुम्हारी मर्जी, तुम यकीन करो या ना करो। वो जैसे हार कर अपनी तरफ से आखिरी सफाई दे गया था। इस पर सरदार ने सिर्फ कंधे उचकाए थे, यकीन तो इसने वैसे भी इस पर नहीं करना था। खैर मैं तुम्हारे साथ यहाँ टाइम पास करने नहीं आया, तुम्हारी बहन का निकाह है थोड़ी देर में मेरे भाई बाला के साथ। यहाँ ज्यादा उछलने कूदने की जरूरत नहीं। इसने जैसे ही बेला का नाम लिया था वो अजीब से अंदाज में हड़बड़ाया था, जिस पर अगले ही लम्हे इसके कंधे पर अपना पैर रखकर से परसकून कर गया था। ऐसा मुमकिन नहीं है सरदार, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मेरी बहन किसी डाकू के निकाह में कभी नहीं आएगी और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। वो अच्छी खासी मजाहमत कर रहा था, जबकि सरदार ने नफी में सर हिलाया। मेरे ख्याल में इस बारे में तुम्हें तुम्हारी बहन से पूछ लेना चाहिए, क्या ख्याल है? जरूर लेकर आओ जरा इस बहन को, देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती है। एक डाकू से शादी करेगी या फिर अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखेगी? फैसला इसी पर छोड़ते हैं। वसुकून से कहते हैं कुर्सी घसीट कर इसके सामने बैठ गया था, जबकि रियान बुरी तरह से मजामत करते हुए खुद को रस्सियों से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला, इसने फौरन उठकर दरवाजे की तरफ देखा था। वो कब से इस कमरे में कभी टहलती कभी बैठती, अब तो बुरी तरह से आजिज़ आ चुकी थी। यहाँ तक कि इधर आते हुए इसका फोन तक इन लोगों ने छीन लिया था। यहाँ पर वो किसी से राब्ता भी नहीं कर सकती थी। यहाँ बैठे बैठे वो बुरी तरह से उकता चुकी थी। दरवाजे पे झुमरू को खड़े देखा वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ी थी। सुन लो लड़की, तुम्हारा भाई नीचे आया हुआ है और सरदार ने तुम्हें नीचे लाने के लिए कहा है। चलो जल्दी से नीचे चलो, सरदार का भलावा है। वो कहते हुए वहीं से पलट गया तो एक लम्हे को भी देना करते हुए बेला तेजी से इसके पीछे आई थी। ना जाने इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, ना जाने ये लोग क्या करने वाले थे, लेकिन इस वक्त इसे अपने भाई के पास जाना था। ना जाने इन लोगों ने इसके भाई का क्या हाल किया होगा, लेकिन कहीं इन लोगों ने इसे कोई नुकसान ना पहुंचाया हो। इसे डर लग रहा था क्योंकि वो जानती नहीं थी कि ये लोग इंसानियत के नाम पर दब्बा है। ये किसी को भी जान से मारने में लम्हा नहीं लगाएंगे। और यही सोच तो इसे डरा रही थी कि कहीं इसके भाई को ये लोग किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। बहुत तेजी से इसके साथ आ रही थी, लेकिन इस पहाड़ से उतरना इसके लिए आसान नहीं था। हाई हील सैंडल में वो नीचे उतरती खुद को एक नए इम्तिहान में डाले हुए थे, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रही थी। तेजी से नीचे आते हुए इसने तकरीबन झुमरू के कदमों का मुकाबला किया था। जिस तरफ झुमरू जा रहा था वो इसी तरफ आती इस कमरे में घुस गई थी जहाँ झुमरू गया था। सामने 2 कुर्सियां लगी हुई थी। एक कुर्सी पर शान बेनियाजी से सरदार बैठा था, जबकि सामने वाली कुर्सी पर इसके भाई को रस्सियों से बांधा हुआ था। इसके भाई के जिस्म पर कोई निशान नहीं था, ना ही कोई जख्म था। यकीनन इन लोगों ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन वो बदना हुआ था और काफी बेबस कैफियत में था। इसे अपने भाई की ये हालत देखकर वो काफी
अपने भाई की ये हालत देखकर वो परेशानी से इसकी तरफ बढ़ने लगी। जब अचानक ही जुमरू ने पिस्तौल निकालते हुए इसकी तरफ कर दी थी। वो न चाहते हुए भी अपने कदम वहीं रोक गई। तुम लोग मेरी बहन के सामने इस तरह से कोई बात नहीं करोगे। मेरी बात कान खोल कर सुन लो सरदार। मैं जबरदस्ती अपनी बहन की जिंदगी का कोई भी फैसला नहीं होने दूंगा। खबरदार जो तुम लोगों ने इसे किसी भी तरह की फजूल बात की। मैं तुम लोगों की हर बात मानने को तैयार हूँ। तुम लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। यहाँ तक मैं तुम्हारे ऊपर से सारे केसेस भी हटा दूंगा। मैं तुम्हें हर तरह से फ्री कर दूंगा। मेरी बहन को यहाँ से जाने दो। इसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। इसे देखते हुए कहने लगा। जबकि सरदार ने एक नजर से देखा। अंदाज ऐसा था जैसे वो इसे मुतासर करने में कामयाब ना हो सका हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारा डर है या तुम्हारे इकट्ठे किए हुए 2-4 सबूत मेरा कुछ उखाड़ सकते हैं? क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी तरफ से मुझ पर लगाए गए केसेस की मेरे में कोई अहमियत है? कमाल है 2 नंबरी इंस्पेक्टर। इतने बच्चे तो तुम हो नहीं और मैं तुम्हारी बहन के साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। मैं इससे सवाल करूंगा, ये जवाब देगी, वो भी तुम्हारे सामने। देख लेना, ना कोई फालतू सवाल होगा ना कोई फालतू बात होगी। क्या ख्याल है प्यारी डॉक्टर साहिबा? इसने पीछे की तरफ खड़ी बेला को देखते हुए कहा, जो खुद भी इनकी बातों से थोड़ी हैरान हुई थी। वो समझ नहीं पाई थी ये आदमी से क्या करवाना चाह रहा है और वह क्या कहना चाहता है। क्या मतलब है आपकी बात का? इसने परेशानी से पूछा। जब सरदार कुर्सी छोड़कर खड़ा हुआ और अपनी जेब से रुमाला निकालते हुए इसका घोड़ा चढ़ाया और अगले ही लम्हे रेहान के सर पर रख गया। वो चीख कर इसके करीब होने लगी, लेकिन जुमरू की बंदूक इसके सर पर थी, जिसकी वजह से इसे अपने कदम रोकने पड़े। बहुत आसान सा मतलब है मेरी बात का। तुम्हारी आंखों के सामने इतनी अकल तो रखती हो ना तुम। मैं तुमसे एक ही सवाल करूंगा, अगर इसका जवाब ना हुआ तो तुम्हारे भाई की खोपड़ी फटेगी और अगर इसका जवाब हाँ हुआ तो इसे जिंदा छोड़ दूंगा। वैसे देखते हुए बोला तो बेला ने एक नजर से देखा, फिर फौरन हाँ में सर हिला दिया। मेरा जवाब हाँ है, फौरन बोली तो सरदार मुस्कुराया, जबकि रेहान की हड़बड़ाहट अब भी कम ना हुई थी। नहीं सरदार, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपनी बहन की जिंदगी का फैसला इस तरह से नहीं होने दूंगा। तुम जैसे चोर, डाकू, डकैत, कातिल मेरी बहन के जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। खबरदार जो तुमने मेरी बहन के साथ किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती की। वो गुस्से से पागल हो रहा था, जबकि बेला जैसे अब इसकी बात को समझी थी। देखो लड़की, तुम्हारा निकाह हो रहा है अगले 10 मिनट में बाला के साथ। डाकू बाला, इसे तो तुम जानती होगी। वैसे जैसे बेहोश किया था तुमने, बड़ा नुकसान करवाया है तुमने हमारा। इसका मतलब तुम्हें चुकाना होगा, इसलिए बीच का रास्ता निकाला है। बदला भी चुक जाएगा और फिर बाला को थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। वैसे भी बाला को फायदा चाहिए नहीं। वो कहता है कि अब इसमें वैसे बाला को फायदा चाहिए नहीं। वो कहता है कि अब इसे तुम्हें दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन हम डाकू लोग हैं, एक दफा ही मोहब्बत के चक्कर में पड़ते हैं और बाला पड़ चुका है। हमारा एक असूल है, जिससे मोहब्बत करो इसी से मोहब्बत निभाओ। तो इस असूल पर चलते हुए हम आगे भी वही करेंगे जो आज तक करते हुए आए हैं। तो अपने आप को तैयार कर लो, थोड़ी देर में तुम्हारा निकाह होने वाला है। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारे भाई का फजूल दिमाग जो जरूरत से ज्यादा चल रहा है यहीं पर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं इस आदमी की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। उम्मीद करता हूँ कि तुम थोड़ा बहुत दिमाग इस्तेमाल करोगी और अब अपने भाई को समझाओगे कि तुम्हारा निकाह होना कितना जरूरी है। मैं जानता हूँ तुम ज़हनी तौर पर इस चीज के लिए तैयार नहीं होगी। फिक्र मत करो, बाला के निकाह में आने के बाद तुम्हारा मेंटल लेवल अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। खुद को तैयार कर लो हर तरह की सूरत हाल के लिए। हाँ, खुद को निकाह के लिए भी तैयार कर लो। पूरे दिल से अपने आप को राजी कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की दुनिया में कोई और नहीं है। बाला एक अच्छा इंसान है, तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें खुश रखेगा। थोड़ा नाराज है तुमसे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मैं हूं ना, तुम पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आएगी। यही समझ लेना कि रेहान के बजाय इस कबीले में तुम्हारे भाई की सूरत में मैं तुम्हें मिलूंगा। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी एक अच्छी भाभी बनना होगा। है, अपने भाई को समझाओ इसकी जिंदगी प्यारी है तो तुम्हें यकीनन, और अगर नहीं प्यारी तो इसकी लाश ले जाना मुझे में और इसकी लाश ले जाना, हमें कोई एतराज नहीं है। वो कहकर कमरे से निकल गया था, जबकि बेला तेजी से रेहान के पास आई थी, जो मज़ाहमत कर रहा था। इसने इसकी रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन ही नहीं था। ना जाने इसकी रस्सी किस तरीके से बंधी थी कि वो कोशिश के बावजूद भी खोल नहीं पा रही थी, जबकि रेहान का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। तुम इनकार करोगी बेला, तुम इनकार करोगी। खबरदार जो इस निकाह के लिए राजी हुई, मैं हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी वजह से अपनी बहन की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। वो बुरी तरह से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, जब बाहर से अचानक फायरिंग की आवाज आने लगी। बहुत तेज फायरिंग थी। वो परेशान होती घबराकर इसके बाजू से चिपक गई थी। यहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये लोग सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थे। अपने भाई की जान पर वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकती, जबकि वो इसका निकाह करने को राजी नहीं थी। वो बस किसी भी राजी नहीं था। वो बस किसी भी तरीके से इनकार करवाना चाहता था। वो मसलसल यही सब कह रहा था कि वो इनकार करे, लेकिन वो जान ही चुकी थी कि इसके इनकार की सजा इसके भाई की जिंदगी के तौर पर देनी होगी। और फिर कौन था इसका और इसकी माँ का, इसकी भाभी का वो वाहिद सहारा। वो कैसे अपनी जिंदगी की खातिर अपने भाई को मरने दे सकती थी? वो नहीं कर सकती थी ऐसा। वो अपने भाई की जिंदगी पर कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी, चाहे इसके लिए इसे सारी जिंदगी एक अनचाहा इंसान इसके साथ ही क्यों ना अनचाहे इंसान का साथी क्यों ना कबूल करना पड़े। वो कमरे में दाखिल हुआ था तो हम अब भी इसी हालत में, जिस हालत में वैसे छोड़कर गया था। इसने एक नजर से देखा, फिर अलमारी की तरफ बढ़ते हुए इसने एक नीले रंग की फराक निकालकर इसकी तरफ उछाल दी। जल्दी से तैयार हो जाओ, बाला का निकाह है 5 मिनट में। वो कहते हुए वॉशरूम में घुस गया, जबकि वो तो हैरत से देखती ही रह गई थी। कितनी देर कुछ बोल ही ना पाई। बाला भैया का निकाह यूं अचानक ऐसे कैसे हो सकता है? वह परेशानी से जो समझ में आया तेज तेज करने लगी थी। कपड़े बदलते हुए इसने जल्दी जल्दी अपने बाल ठीक किए। बालों को पीछे बांधते हुए इसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा था, जबकि इतने में सरदार भी बाहर निकल आया था। हाँ, बस इतनी ही तैयारी काफी है। चलो। वो इससे पहले कि वॉशरूम में जाकर शायद मुंह धोने का इरादा रखती थी कि अचानक ही सरदार इसका हाथ थाम ले। इसकी जल्दबाजी पर हैरान सी
दुआ में से देखने लगी, जबकि इसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर उसका हाथ पकड़ कर इसे घसीटते हुए नीचे ले जाने लगा था। जबकि वो जल्दी से अपनी चादर खींचकर खुद और तेज के साथ जाने लगी। इतनी जल्दबाजी में निकाह हो रहा था, ये सब कुछ क्या था वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जितना समझ में आ रहा था इसमें बस एक ही बात है कि सरदार चाहता है कि वो हर तरह की रस्म में इसके साथ है, और वो साथ ही थी। सरदार जहाँ लेकर जाए वो खुशी खुशी इसके साथ जाने को तैयार थी, बस वो राजी हो जाए, जिसके अमकान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। मौलवी साहब आकर बैठे हुए थे, जबकि वो आराम से इनके पास खड़ा। थोड़ी देर में निकाहनामे पर वगैरह निकाहनामे पर नाम वगैरह लिखवाए गए थे। मौलवी साहब ने एक नजर बाला की तरफ देखा, जो निकाह में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था, जबकि दूसरी तरफ इसने सरदार को देखा था, जो इस निकाह से काफी ज्यादा खुश लग रहा था। जबकि दुआन तो खामोशी से चारपाई पर उल्टी पुल्टी मारे बैठी अपना चेहरा अपने हाथों में लिए हुए थी, जैसे सरदार के अगले कदम का इंतजार कर रही हो। सरदार, एक बार मेरी बात सुन ले, हो सकता है कि मामला यहीं पर खत्म हो जाए। देख, निकाह वाले चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। तो बेकार में मुझे मेरे सामने ज्यादा शोखियां मारने की जरूरत नहीं है। बाला जो कहा है वो कर, और ज्यादा मेरे सामने नखरे करने की भी जरूरत नहीं है। मेरा हुक्म है जो तुझे मानना है। आराम से बैठ जा, मुझे जबरदस्ती बिठाना भी आता है। लड़कियों के साथ तो जबरदस्ती होती ही है शादियों में। ये पहली शादी होगी जहाँ पर लड़के के साथ जबरदस्ती की जाएगी। अगर तेरे मुंह से इनकार निकला तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। वो गुस्से से इसका बाजू पकड़ कर जबरदस्ती अपने पास बिठा चुका था, जबकि दुआम ने से ऐसे में नाक चलाई थी, जैसे कह रही हो अब मजा आया। डाकू जी, ये मुझे जानते भी थे, आपको पता है आप किस पास भी नहीं जाने देते थे। कोई मुझसे प्यार से बात नहीं करता, हर कोई मुझे जानता रहता था या घूरता रहता था। और सरदार के कान के बेहद करीब सरगोशी में बड़ी मासूमियत से कहती इसके कंधे पर सर रखी। तो इसने एक नजर घूर कर बाला को देखा था, जिस पर वो हमारा ही नजर चुराता साथ जुगा गया था। भाई, आप प्लीज मेरी बात को सुने और समझने की कोशिश करें, ये जरूरी है। मैं इस आदमी से निकाह नहीं करना चाहती, ये सच है। मैं सारी जिंदगी इस इंसान से सिर्फ नफरत ही कर सकती हूँ, मोहब्बत करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर मैंने आपकी जिंदगी बचाने के लिए इस तरह का कदम ना अगर मुझे आपकी जिंदगी बचाने के लिए इस तरह का कदम उठाना पड़ता है तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, और मैं ये निकाह करूंगी। अपने भाई को समझाते हुए वो कह रही थी, जबकि वो मसलसल इनकार कर रहा था। जब भी जुमरू कमरे में दाखिल हुआ, चलो मौलवी साहब बुला रहे हैं, जल्दी से बाहर चलो, तुम ये दुपट्टा ले लो, सदा ने भेजा है, निकाह के दरमियान पहनना है ना तुमने। वो दुपट्टा वही सामने रखते हुए रेहान को खोलने लगा था। ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। सरदार ने कहा कि जरा सी हद पर गोली सर के बीचों बीच चलाई जाए तो याद रखना अपनी मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो गए। जुमरू इतना तो समझ ही चुका था कि वो रेहान को अकेले कंट्रोल नहीं कर सकेगा, इसलिए इसके पीछे से हाथ खोलने के बजाय सिर्फ और सिर्फ इसे रस्सी से खोला था और बाजू से पकड़ते हुए बाहर ले गया। बाला ने एक नजर इन्हें बाहर निकलते हुए देखा, फिर बेला ने एक नजर इन्हें बाहर निकलते हुए देखा, फिर दुपट्टे की तरफ कदम बढ़ाते हुए न चाहते हुए भी वो दुपट्टा खोलकर इसने खुद पर डाल लिया था। जिंदगी में कभी वो इस हद तक बेबस महसूस करेगी ये इसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन शायद ये जिंदगी का एक इम्तिहान था जिसमें इसने अपने भाई की जिंदगी को चुना था। दुपट्टे को ओढ़ते हुए इसने अपने आप को इस निकाह के लिए राजी करने की कोशिश की थी। वो जो भी था वो निकाह जैसे बंधन में बिना दिल के रसमंदी के शामिल नहीं हो सकती थी। वो अपने खुदा के सबसे पसंदीदा काम को हर किसी तरह से संजाम नहीं दे सकती। जो भी था इस निकाह को दिल से कबूल जो भी था इस निकाह को इसे दिल से कबूल करना था। इसे लाकर मौलवी साहब के सामने बिठाया गया, जबकि बीच में दोनों के फूलों की चादर उड़ा दी गई थी। जुमरू तो बहुत खुश लग रहा था, जबकि मीरू भी बहुत ही ज्यादा खुश था। रेहान बिल्कुल खामोश था, लेकिन इसकी खामोशी की कोई अहमियत नहीं थी। यहाँ पर अगर किसी की अहमियत थी तो वो सिर्फ सरदार की खुद की, जो इस वक्त हर मामले को खुद ही संभाले हुए था। वो मौलवी साहब के साथ बैठा इन्हें पूरी कार्रवाई बता रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि खुद ही बाला का निकाह पढ़ा दे। थोड़ी देर में निकाह शुरू हुआ, बिल्कुल सादगी से। मौलवी साहब ने कार्रवाई शुरू करते हुए पहले दुल्हन से इसकी रजामंदी जाननी चाहिए, जिसने एक नजर अपने भाई की तरफ देखा, जिसके सर पर बंदूक तो नहीं गई थी। इसने आंखें बंद करते हुए अपने दिल के तमाम तर जज्बाती शख्स के नाम लिख दिए थे, जिससे वो शदीद नफरत करती थी, लेकिन नसीब इसी के साथ जोड़े जा रहे थे। वो खामोशी से निकाहनामे पर दस्तखत कर चुकी थी, जबकि बाला की तरफ से किसी तरह की कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई गई थी। इसने भी जल्दी से कलम पकड़ा और पेपर पर दस्तखत करते हुए निकाह को कबूल कर लिया। सरदार जितना धूमधाम से इसका निकाह को चाहता था, इतनी ही सादगी से हुआ था, लेकिन कुछ मामला सादगी से ही अंजाम पाते और ये मामला इस तरह से हल होना था। निकाह के बाद सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे थे, जबकि सरदार ने रेहान के हाथ खोलने का हुक्म दिया तो बेला उठकर इसके सीने से लग गई थी। रेहान इस वक्त अपने आप को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रहा था, जबकि बाला मजीद एक सेकंड भी वहां न रुकते हुए वहां से निकल चुका था। जबकि दुआओं को अंदाजा तो पहले ही था कि ये निकाह जोर जबरदस्ती में किया जा रहा है, लेकिन अब इस बात का यकीन भी हो चुका था। इसे बेला के लिए बुरा भी लग रहा था, जो बहुत बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन वो भी तो यहाँ आकर जस्ट हो ही गई थी, तो यकीन इसने भी हो ही जाना था। और बाला तो इतना अच्छा इंसान था, कोई भी इसे कितना ही नाराज रह सकता है। वो जानती थी बाला इस लड़की से बहुत मोहब्बत कर रहा है, यकीन इस लड़की को भी बाला से मोहब्बत हो ही जानी थी। रिश्ते बनने में थोड़ा बहुत वक्त तो लग ही जाता है। चलो 2 नंबर इंस्पेक्टर, हो गया तुम्हारी बहन का निकाह, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वैसे देखते हुए बोला तो रेहान ने गुस्से से इसकी तरफ देखा था। मैं अपनी बहन के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा सरदार, मैं अपनी बहन को साथ लेकर जाऊंगा। वो गुस्से से देखते हुए बोला, नहीं ऐसा नहीं होगा रेहान, वो लड़की अब हमारे कबीले की अमानत है, बाला की अमानत है, निकाह में है इसके, वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अगर जाएगी तो बाला की मर्जी के साथ। सरदार ने पुरसुकून अंदाज में कहा था, मैं किसी की अमानत नहीं हूँ और ना ही मैं किसी की मनखुहा हूँ। तुम लोगों ने जबरदस्ती ये सब कुछ करवाया है, जिसे मैं नहीं मानती। मुझे मेरे घर जाना है और अभी और इसी वक्त। तुम लोग जो चाहते हो वो तो हो ही गया। आपकी सारी जिंदगी मुझे अपने पास बांध कर रख के नहीं रहना मुझे यहाँ। रिश्ते इस तरह से नहीं बनते जिस तरह से तुम लोग बनाते हो। वो गुस्से से दहाड़ी थी, आवाज कंट्रोल में रखो रखी, बाहर को आदत नहीं है मेरे अलावा किसी और की आवाज सुनने की। बेहतर होगा कि तुम अपनी आवाज को यहाँ की औरतों की तरह कंट्रोल में रखो। तुम एक मुसलमान औरत हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि निकाह के बाद तुम्हारे क्या फराइज है और तुम्हें अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारनी है। अब यही तुम्हारा घर है और इसी कबीले में तुमने जिंदगी गुजारी है। कमरा तुम्हारा
तुम पहले से जान चुकी हो वहीं तुम्हारा ठिकाना है और वहीं तुम्हें जाना है। अपने भाई को अलविदा कहो और शराफत से इस कमरे में चली जाओ। पर बाला को नॉर्मल करना मेरा काम है, वो परसुकून अंदाज में बोला। हर चीज अपनी मर्जी से करवाकर वो काफी परसुकून था। मुझे कहीं नहीं जाना, ना ही मुझे आपको इस गवार डाकू के साथ जिंदगी गुजारनी है। नफरत है मुझे इससे, आपके इस कबीले से। मैं कभी जिंदगी में यहाँ नहीं रहूंगी। वो आप खुलकर नफरत का इजहार करने लगी थी जब अचानक की नजर सामने से गुस्से में आती बाला पर पड़ी। ना जाने से इतने गुस्से में देखा वो घबरा क्यों गई थी। हालांकि वो उसे डरती नहीं थी, बल्कि यही तो वो इंसान था जिसकी वजह से वो नहीं जिससे वो नहीं डरती थी, वरना डाकू का डर कहीं ना कहीं इसके दिल में मौजूद था। लेकिन फिर भी इसे कभी इस इंसान से डर महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आज इसे डर महसूस हो रहा था। वो तेजी से चलते हुए इसके पास आया और एक झटके से इसका बाजू पकड़ के इसे अपनी तरफ खींच लिया, जबकि इसकी हरकत इतनी बेसाख्ता था कि बल्ला को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। ए लड़की चिल्ला क्यों रही है? एक दफा बात समझ में नहीं आती। यहाँ सरदार के अलावा और कोई इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है मारा जा रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए? तुम नहीं मिलोगी तो मर जाऊंगा। अरे तुम जैसी औरत पर बाला थूकना भी पसंद नहीं करता। तुमसे निकाह किया है सिर्फ और सिर्फ सरदार के कहने पर। अगर वो हुक्म न देता तो सारी जिंदगी मुंह न लगाता तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है मैं मर रहा था तुम्हारे लिए? नहीं हरगिज नहीं। तुम जैसी औरत से मैं कोई तल्लक ही नहीं रखना चाहता। तुम्हें अपने निकाह में लेने की वजह में सिर्फ और सिर्फ सरदार का हुक्म है, जो मैंने टाल नहीं सकता। वरना क्या था कि क्या है तुम में? क्या दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो तुम, या फिर दुनिया में बस तुम ही एक ही बची हो मेरे लिए, जो तुमसे निकाह के लिए मरा जा रहा था मैं? हाँ थी मुझे तुमसे मोहब्बत, अच्छी लगती थी तुम मुझे। तुम्हें देखते ही महसूस हुआ कि बहुत खास हो तुम मेरे लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया कि खास लोग तुम जैसे नहीं होते। तुम तो एक बहुत ही आम सी लड़की हो जिसके लिए साजिशें करना एक मामूली बात है। खास लड़कियां तो दुआम जैसी होती हैं, जो हर चीज को समझती हैं, हर चीज के साथ एडजस्ट कर लेती हैं। खास लड़कियां रुबाब जैसी होती हैं, जो दिल की दुनिया तबाह होने के बाद भी तुम्हारे भाई जैसे इंसान को कबूल कर लेती हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। खास लड़कियां तुम जैसी नहीं होती, जो गलत को गलत कहने से डरती हैं, लेकिन सही को गलत साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। नहीं हो तुम खास, तुम एक आम सी लड़की हो, और तुम इतनी आम हो कि चाहने के बावजूद भी तुम कभी खास नहीं बन सकती। अरे तुम क्या मुझे अपना शोहर नहीं मानोगी? मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता, बल्कि बीवी तो क्या मैं तुम्हें कुछ भी नहीं मानता। कुछ भी नहीं, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। तुम क्या इस कबीले में नहीं रहना चाहोगी? मैं तुम इस कबीले में रहने के काबिल ही नहीं हो। और अब इस मामले में सरदार कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सरदार आज तक किसी जोड़े के इस बीच में नहीं बोला। और बदकिस्मती से तुम मेरी जोड़ीदार हो। एक वक्त था जब तुमसे निकाह के लिए तड़प रहा था, लेकिन आज तुमसे जान छुड़ाने के लिए तड़प रहा हूँ। लेकिन यकीन करो, जब तक सरदार की इजाजत नहीं होगी, तुम्हारे नाम से अपना नाम अलग नहीं करूंगा। जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें इस कबीले में रखा जाए। वो गुस्से से पीछे की तरफ धकेलता रेहान पर फेंक चुका था, जबकि मजीद एक लम्हा भी वहां रुके। वो तेजी से जिधर से आया था इधर ही चला गया था। बाला के गुस्से से चले जाने के बाद सरदार ने कुछ नहीं कहा था। हाँ, लेकिन इसने बेला को एक नजर देखा था, जो खुद भी सख्ती की कैफियत में वहां खड़ी थी। इसके बाद बेला भी कुछ भी नहीं बोली थी, बस रोते रही थी, जबकि सरदार अपनी दाढ़ी को हल्का सा मसलते से देखते हुए उठ खड़ा हुआ था। ले जाओ अपनी बहन को, मेरा बाला वैशी हो गया है। ये ना हो कि तुम्हारी बहन को जान से मार डाले। वो कभी गुस्सा नहीं करता, और अगर करता है तो समझ लो कि इस गुस्से को कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है। ले जाओ अपनी बहन को। जब बाला का गुस्सा कंट्रोल होगा तब रुखसती के लिए आ जाएंगे। सरदार इनको इशारा करते हुए खुद इस पहाड़ की तरफ कदम बढ़ाने लगा था, जिस तरफ बाला गया था। इसका इरादा यकीनन से कंट्रोल करने का था। जिस तरह बेला बात कर रही थी, मुमकिन था कि बाला इसके साथ इसी वक्त अपना हाथ तले खत्म कर लेता, और ऐसा मुमकिन भी था अगर वहां सरदार ना होता। वो सरदार की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करने वाला था। इस बात का अंदाजा सरदार को पहले से ही था। हाँ, लेकिन जिस तरह वो गुस्से में था, इसे लगा था कि अभी बनाया हुआ रिश्ता अभी यही खत्म हो जाएगा, और वो ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि बाला अपनी पहली मोहब्बत से महरूम रह जाए। ये जो पहली नजर की मोहब्बत होती है, कितनी अनमोल होती है, सरदार से बेहतर कौन जाता था। इसलिए इसका इरादा बाला को समझाने का था, क्योंकि जो भी था वो लड़की अब इसके निकाह में थी। जैसी भी थी, बाला की पसंद थी, और इसी के साथ बाला ने सारी जिंदगी गुजारनी थी। अब इसके लिए बाला राजी हो या ना हो, वो बाला की पहली मोहब्बत से हरगिज महरूम नहीं कर सकता था। लेकिन इस वक्त बाला कुछ समझने वाली हालत में नहीं था, लेकिन इसे समझाने वाली हालत में लाना समझने वाली हालत में लाना सरदार का काम था, जो सरदार बहुत अच्छे से करना जानता था। इसीलिए फिलहाल वो इसके पास जा रहा था। वैसे तो इसने रेहान को कह दिया कि वो अपनी बहन को लेकर चला जाए, और बेहतर है कि वो बाला को इस वक्त ले ही जाए, क्योंकि इसका बहनोई इस वक्त बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं था। वो पहाड़ पर पहुंचा तो बाला कमीज उतारे, कलाड़ी उठाए, तेज तेज लकड़ियां काट रहा था। अच्छी बात है, जल्दी काटो। वैसे भी गुस्से में ज्यादा साफ और अच्छा काम होता है। वो वहीं पर एक लड़की के बड़े से डंडे पर बैठते हुए बोला, जबकि बाला इसकी बात को कोई भी जवाब दिए बगैर अपने काम में मगन रहा। अच्छी खासी बीवी मिल गई थी, लेकिन तुझे नखरे दिखाना जरूरी थे। जो लड़की तुझे चाहिए थी वही तेरे नाम कर दी, लेकिन नहीं, अब तो वो भी हाथ नहीं आनी। वो इसे देखते हुए बोला, तो एक लम्हे के लिए बाला के हाथ रुके थे। वो मुझे चाहिए भी नहीं, बल्कि वो क्या मुझे कोई भी नहीं चाहिए। इस लड़की से नफरत है मुझे। हवैदा जो इसका नाम आज के बाद मेरे नाम के साथ लिया, इसे अपने नाम से बिठाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। याद रखना, तेरे कहने पर निकाह किया और बस। मेरी जिंदगी में इस लड़की की कोई अहमियत नहीं है, और ना ही कभी होगी। मुझे हरगिज़ अंदाजा नहीं था कि मेरे यहाँ ना होने की वजह से कबीले में क्या क्या हुआ है। राका ने यहाँ हमला किया है, यानी कि सारा कबीला तबाह होने वाला। सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। वो गलती से बुरा कर सकती है, लेकिन इतना बुरा करेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सरदार, मुझे लगा शायद अपनी मस्ती में कुछ कर रही होगी। मैं इतना पागल हो गया कि इसके प्यार में एक लम्हे के लिए ये भी भूल गया कि वो कैसे इंसान की बहन है। इसके कहने पर वो गली खा ली। मुझे लगा था कि शायद कोई शरारत की है इसने मेरे साथ, लेकिन वो शरारत मेरे लिए सारी जिंदगी की सजा बन सकती थी। मेरा तबीला गवाह हो सकता था।
मेरा कबीला तबाह हो सकता था, मैं तबाह हो सकता था। क्या मुँह दिखाता अपने बाप को क़यामत के दिन कि इसका बेटा 4 दिन तक कबीले की सरदारी नहीं संभाल सका। नफरत महसूस हो रही है मुझे इस लड़की से, नहीं है अपने आप से, जो एक लड़की की खातिर अपने फर्ज भूल गया, अपना काम भूल गया। मुझे इस लड़की की शक्ल भी दोबारा कभी नहीं देखनी। नफरत है मुझे इससे। और खबरदार जब तूने आज के बाद मेरे सामने इसका नाम भी लिया, नहीं रखना मुझे इससे कोई भी तलक। वो गुस्से से कहता फिर से लकड़ियां चीरने लगा, जबकि सरदार बस इसे देखता रहा। इसका गुस्सा समझ रहा था। इस वक्त वो जिस तरह की जहनी हालत में था वैसे छेड़ना बेवकूफ़ी थी, और वैसी बेवकूफ़ी नहीं करने वाला था। वो नहीं चाहता था कि इसकी नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही किसी बदगुमानी का शिकार हो जाए। इसे बाला को समझाना था, लेकिन सही वक्त पर समझाना था। इस वक्त वो इसे कुछ समझाने की कोशिश करता तो बाला मजीद बातों को गलत मतलब निकालता, और वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि बाला मजीद इन सब चीज़ों के बारे में सोचे। वो पहले ही बहुत परेशान था कबीले पर होने वाले हमले की वजह से। इयादत के लिए जाना है, चलेगा मेरे साथ? वो अपने काम में मगन था। अचानक इसने सवाल पूछा। इसने हैरत से इसकी तरफ देखा था। क्या मतलब? मैं समझाने कोई बीमार है क्या? इसके हाथ रुक गया था, या बीमार है मेरा? मरते मरते बचा है। सुनने में आया है कि बाजू अलग कर दिया किसी जालिम ने। मेरे ख्याल में हैरियत दरियाफ्त करने चलना चाहिए। वो दिलकशी से मुस्कुराता, अब की दफा बाला भी मुस्कुरा दिया था। हाँ ठीक है, कहता है इयादत करने चलते हैं। ताऊ का गहरा तल्लक है, मैं तैयारी करता हूँ। वो कहते हुए कलाड़ी वहीं पर फेंकता कबीले की तरफ चला गया था। तो हम खामोशी से सब कुछ देख रही थी। सब चीज़ों के मामले में वो कुछ भी नहीं बोलती, जैसे इसका कोई तल्लक ही ना हो। सरदार उठकर कबीले के पिछले तरफ चला गया था। इसका इरादा भी ऊपर कमरे में ही जाने का था, लेकिन बेला बहुत बुरी तरह से रो रही थी। अपने भाई के सीने से लगकर इसे बुरा लग रहा था इसके लिए। शायद इसके लिए ये सब कुछ कबूल करना आसान नहीं था, लेकिन बाला क्यों इतना ज़्यादा परेशान था? हर क्या हुआ था? वो तो बेला को पसंद करता था, इससे शादी करना चाहता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो बेला की शक्ल तक देखने को राजी नहीं था? कुछ तो ऐसा हुआ था जो इसे समझ नहीं आ रहा था। फिर इसे किसी ने कुछ बताया भी नहीं था। यहाँ बाला यहाँ से कहाँ क्या, ये सारा मामला किस तरह से हल हुआ था, वो कुछ भी नहीं जानती थी। अगर कुछ पता था तो सिर्फ इतना कि दोनों का निकाह हुआ है। यहाँ पहले भी कोई हंगामा हुआ था, इससे अंदाजा तो था, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आया था। बेला तुम अपने भाई के साथ घर चले जाओ, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जानती यहाँ किस तरह के मामला हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारा यहाँ रुकना फिलहाल ठीक नहीं है। आप इसे ले जाइए, बाकी इंशाल्लाह हम बाला भैया को समझाएंगे। रिश्ता बना है तो इस तरह से रिश्ता खराब नहीं करा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे। बाकी मामला किस तरह से हल होने हैं मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि बाला भैया इसे बहुत चाहते हैं, वो मोहब्बत करते हैं इसे। उन्होंने खुद मुझे बताया था इसे मिलने के लिए वो कितने बेताब रहते थे। मैं इन सब बातों की गवाह हूँ, लेकिन यहाँ कुछ हुआ है ये मैं नहीं जानती। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, वक्त गलत होता है, और वक्त बहुत कुछ गलत कर भी देता है। आप बेला को अपने साथ लेकर जाइए, इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा। इसे बेला का इस तरह से रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, लेकिन वो इस सारे मामले में कुछ भी नहीं कर सकती थी। यान कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ बेला का हाथ थामते हुए इसे अपने साथ लगा गया। जबकि इसने एक नजर मीरू और जुमरू की तरफ देखा। जुमरू से तो खैर वो बात नहीं करती थी, लेकिन मीरू खुद ही आगे हो गया था। मेरे नज़दीक ये दोनों बहन भाई इस तरह मासूम बन रहे हैं जैसे जुल्म इन पर मेरे नज़दीक ये दोनों बहन भाई इस तरह से मासूम बन रहे हैं जैसे जुल्म इनके साथ हुआ है। तुम्हें पता है इस डॉक्टर ने बाला को पता नहीं कौन सी बेहोश करने वाली दवा दी थी जिसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ, वरना बाला तो 1-1.5 घंटे में ही वापस आने वाला था अस्पताल में रकम अदा करने के बाद। वहाँ बाला बेहोश हो गए। ये लोग इसे अगवा करवा के ले गए। एक सरदार को होश नहीं आता। अगर सरदार को होश नहीं आता तो न जाने क्या हो जाता। तुम नहीं जानती रागा डाकू कोई आम डाकू नहीं है, अपने जमाने का सबसे बदमाश और जाना माना डाकू है। बल्कि बाला और सरदार दोनों ही इसके आगे काम करते थे। यहाँ तक कि चोरी डकैती हर चीज़ बाला और डाकू सरदार को इसी ने ही सिखाई थी। इतना ही नहीं, ये सालों की दुश्मनी है, पहले सालों की नहीं सदियों की दुश्मनी कहनी चाहिए। रागा डाकू कोई और नहीं बल्कि सरदार का सका ताया है। इसने सरदार के वालिदैन का कत्ल करवाया था, और भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। वो आदमी यहाँ इस कबीले को तबाह करके यहाँ का सरदार बनना चाहता है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सरदार को मिटाना है, इसकी हुकूमत खत्म करना है। जरा सोचा अगर वो कामयाब हो जाता तो सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से हम पर इतनी बड़ी मुसीबत टूटी है। शायद इसी वजह से अब वो लड़की बाला को पसंद भी नहीं है, वरना बाला इस लड़की से कितनी मोहब्बत करता था, इससे शादी करना चाहता था। इस तरह इस लड़की ने कितना गलत किया। मीरू तो गुस्से से बोल रहा था, जबकि इसकी बातें सुनते हुए वो हैरान हो रही थी। क्या वो लड़की जानती कि बाला भैया को बेहोश करने से कबीले में इतनी बड़ी मुसीबत आ सकती है? वो अचानक बोली तो मीरू ने हैरत से देखा था, जबकि जुमरू भी हैरानगी से इसे देख रहा था। वो कहाँ जानती होगी, वो तो कभी यहाँ आई ही नहीं। वो तो हम सबको भी ठीक से नहीं जानती होगी, शायद नाम भी ना सुना होगा इसने। जवाब जुमरू ने दिया था। अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर सारे मामले का कसूर आप इसे क्यों ठहरा रहे हैं? वो तो कुछ भी नहीं जानती थी इस बारे में। इसने यकीनन सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की मदद करने के लिए ही ये कदम उठाया था, और कुछ होना हो इस सब की वजह से हमें एक फ़ायदा हुआ है कि डाकू जी को होश आ गया। अगर कबीले पर ये मुसीबत ना टूटी तो शायद डाकू जी को होश ना आता। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में हम बुरी चीज़ नहीं तलाश करें, कुछ चीज़ों में अच्छा ही छुपी होती है। मैं ये तो नहीं कहती जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन इन सारी बुरी चीज़ों में एक चीज़ अच्छी हुई वो ये है कि डाकू जी को होश आ गया, वो ज़िंदगी की तरफ लौट आए, वरना ना जाने ये नींदें और कितनी लंबी हो सकती थी। बाला भैया इस वक्त परेशान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस लड़की से मोहब्बत नहीं करते या इनकी मोहब्बत खत्म हो गई है। यकीनन बाला भैया इन सब चीज़ों में खुद को कसूरवार समझ रहे होंगे, लेकिन हमें इन्हें समझाना होगा कि ज़रूरी नहीं कि सब कुछ बुरे ही के लिए ही हो। कुछ चीज़ों में अल्लाह ताला की रज़ा छुपी होती है, हर काम में इसकी मसलहत होती है। वो इन दोनों को देखते हुए बोलती, जबकि मीरू का ध्यान ऊपर की तरफ गया, जहाँ पहाड़ी पर
इसे सरदार जाता हुआ नजर आया था। तुम यहाँ खड़ी हो, सरदार ऊपर कमरे में जा रहा है। बिरु ने अचानक इसका ध्यान ऊपर की तरफ दिलाया था, जबकि सरदार को ऊपर जाते देखकर वो फौरन ही इसके पीछे भागी थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो सरदार अपनी इज्जत ढूंढ रहा था, जबकि इसने जूते भी बदल लिए थे। इसने हैरगी से देखा, शायद वो कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहा था। तो हम इसके पीछे आते हुए अचानक इसके गिद्ध अपनी बाहू का हिसार बनाकर इसके अंदर पर अपना सर लग गई थी। सरदार चिपका चिपकी करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ दूर हटो। इसने इसे हटाया नहीं था, बल्कि इसके लेकिन इसे कहा जरूर था। उसके कहने को बिल्कुल भी वो कोई अहमियत दिए बगैर अपने लव इसकी पीठ पर लग गई थी। ये क्या छिछोरियत करती शुरू की हुई है तमाम, पीछे हटो, वो सख्ती से बोला था, लेकिन अब तक वो इसके सीने पर दरीज के हाथों को छुआ नहीं था, बल्कि इसे अंदाज में अपने जग ठीक कर रहा था, जैसे इसे जरूरी कोई और काम ही ना हो, या फिर इसे अपने सीने पर या अपनी पीठ पर कुछ महसूस ही ना हो रहा हो। तो हम क्या होता है सजन साई कहे ना, आपके मुंह से मेरा नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता डाकू जी। दगाबाज साई ना कहूँ, धोखेबाज सजन फरेबी साई कैसा रहेगा। वो इसके हाथ हटाते हुए पलट कर इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तो इसने फौरन नफी में सर हिलाया। दगाबाज नहीं हूँ, ना ही मैंने धोखा दिया है, ना ही मैं फरेबी हूँ। गलतियां इंसान से होती है और बड़े सिर्फ वालों को गलतियां माफ कर देनी चाहिए। वह नजरें झुकाए शर्मिंदगी से बोलते, सरदार तमसाना अंदाज में हंसा था। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं बड़ी ज़र्फ वाला हूँ? मैं गलतियां माफ नहीं करता, गलती की सजा देता हूँ। तुम्हें भी सजा ही दूंगा, लेकिन वापस आने के बाद। सरदार कुछ जरूरी काम बचा रहा हूँ, वापस आने में वक्त लगेगा, इंतजार करना मेरा। हाँ बता, जो मेरे आने से पहले सोई। आज मेरी वापसी पर गुज़श्ता रातों का हिसाब दोगी तुम, जो मेरे कमरे में मुझे चुप चुप कर मिलने आती थी। अपनी सारी हरकतों का हिसाब देने के लिए तैयार हो जाओ। जो हरकतें तुमने मेरे सोते हुए की है, वही आज जागते हुए भी करोगी। मुझे तो अच्छी खासी शर्मिली बीवी लगती थी तुम, लेकिन लेकिन बड़ी ही बेशर्म साबित हो गई हो तुम। मैं वो सारी बेशर्मी अपने पूरे होशो हवास में देखना चाहता हूँ। वो नरमी से इसके होंठों पर अपने लब रखता है, गहरा जानलेवा बोसा लेता कमरे से निकल गया था, जबकि वो दवाम इसके पीछे तक आई थी इसे रोकने के लिए, लेकिन इसकी बात को कोई भी अहमियत दिए बगैर वो तेजी से पहाड़ी से उतर गया था। जाने से पहले बता कर तो जाते कि कहाँ जा रहे हैं, कितनी ही देर में वापस आएंगे। या अल्लाह के ये होश में आकर जरूर से ज्यादा ही नखरे दिखाने लगे हैं। उठा लूंगी नखरे, कुछ दिन तक इनके नखरे उठाऊंगी, तभी तो ये सारी जिंदगी मेरे नखरे उठाएंगी। या बस ये जी, हिसाब किताब वाली बातें इनके दिमाग से निकाल देना, थोड़ी सी यादाश्त बुला देना इनकी, ज्यादा नहीं बस थोड़ी सी, बस वो भूल जाए कि वो मुझसे नाराज है, बस इतना सा। अब इतना सा तो आप कर ही सकते हैं ना मेरे लिए। वो आसमान की तरफ देखती बड़ी मासूमियत से बोल रही थी, जबकि जहन में एक दफा फिर से सरदार का हिसाब किताब घूमने लगा था। पहाड़ की गाछ से रोने चलाने की आवाजें बहुत तेज तेज आ रही थी। दोनों घोड़े वहां बाहर दरवाजे पर रुके तो सरदार ने एक नजर बाला को देखा, जिसने अपने नजर चेहरे पर दुनिया जहान का दुख सजाया था। ताया की हालत बहुत खराब लग रही है सरदार, लगता है किसी जालिम ने बहुत ही जुल्म कर दिया है। चलो चलकर इयादत करते हैं। वो घोड़े से उतरते हुए अंदर दाखिल हुआ तो सरदार भी इसके चेहरे पर दुख सजाए तो सरदार भी अपने चेहरे पर दुख सजाए अंदर आया था। सामने ही काफी सारे चेहरे नजर आए थे, ज्यादातर चेहरे इसके गद्दारों के थे। इन्हें देखते ही इसके लबों पर बस मुस्कुराहट बिखरी थी, जैसे इन्हें देखकर सचमुच में अच्छा लगा हुआ। हम तो इन्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गए बारा, और ये सब यहाँ पर है, मेरे तैया की खिदमत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। खैर इनसे बाद में मुलाकात करेंगे, पहले ज़रा तैया से मिले। मेरे तैया कहाँ है? इसने सामने खड़े एक आदमी से पूछा, जो तकरीबन 3-4 साल पहले इनके लिए काम करता था, लेकिन किसी गलती की वजह से सरदार ने इसे कबीले से बाहर कर दिया था। इस वक्त वहाँ मौजूद सारे ही लोग इन्हें देखकर खौफजदा हो गए थे। कुछ लोग तो छुप गए थे, जबकि कुछ लोग जो सामने थे अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सरदार का इतना नॉर्मल रवैया देखते हुए उन्होंने गार के अंदर जाने की तरफ इशारा किया था, जहाँ से अभी भी रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। सरदार, मुझे लगता है तैया बहुत तकलीफ में है। बाला परेशानी से आगे बढ़ा तो सरदार भी इसके पीछे ही आया था। तुम यहाँ वो गुस्से से देखते हुए अपनी जगह से उठा, अपने दूसरे हाथ में बंदूक उठा चुका था, जबकि सरदार आगे बढ़ते हुए इसके कंधे पर हाथ रख गया था। यार अल्लाह ताया, ये क्या हालत है आपकी? मुझे तो आपकी तकलीफ देखी ही नहीं जा रही। यहाँ बैठिए, किसने ये सलूक किया आपके साथ? वो इस जबरदस्ती पर तभी बिठाते हुए इसके सामने बैठ गया था। आंखों में तकलीफ थी, जैसे सचमुच में इसके दर पर तरफ उठा हो। ड्रामे बंद करो यलगार, तुम मुझे नहीं जानते। जो तुम मेरे साथ किया है इसका इंतकाम। क्या कहा? मैं नहीं जानता? हाँ वाकई मैं नहीं जानता। मैं जिस रागा डाकू को जानता हूँ, इसके तो दोनों बाजू थे, तुम्हारा तो एक ही है। मुन्ना, ये भी कुछ लटका हुआ लग रहा है। किसी ने तुम्हारी ये हालत बनाई, लगता है एक ही रात में भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला। और हाँ सरदार भूलता भी नहीं है। ये भी नहीं याद रखना कि तुम्हें ये बताने आया हूँ मुबारक हो, जेल से आज़ाद हुए हो, लेकिन सरदार की नजरों से नहीं। जेल में तुम महफूज थे ताऊ, लेकिन अब सरदार की नज़र हर वक्त तुम पर रहेगी। तुम पर खतरा टाला नहीं है, बल्कि अभी शुरू हुआ है। इसने बाला को इशारा किया, जो फौरन ही अपनी जगह से उठते हुए वहाँ इस गार की तलाशी लेते हुए अचानक ही एक बड़ा सा कपड़ा खींचकर बाहर निकाल चुका था, जो कोई थैला महसूस हो रहा था। ये मेरी रूठी हुई रकम है। खबरदार जो तुमने हाथ डालने की कोशिश की। वो उठकर खड़ा होने ही लगा था, जब सरदार ने अचानक ही अपना पैर इसके सीने पर मारते हुए इसे वापस बिठा दिया। चोरी डकैती तुमने ही सीखी है ताऊ, तुमसे ही सीखी है ताऊ। तुमने और कुछ सिखाया हो या ना हो, दूसरों का माल लूटना जरूर सिखाया है। कसम से सबसे ज्यादा मजा तो इसी माल को लूटने में आ रहा है। हमारी प्लानिंग पर तुमने पानी फेरने के बारे में सोचा था दाऊ, और तुम्हारी पर हमने फेर दिया। आइंदा ध्यान रखना, जहाँ मेरी नजर हो इस तरफ नजर उठाने की हिम्मत मत करना, वरना सरदार दिलदार नाम तो याद ही रहेगा। नरमी से इसके गाल से दबाते हुए एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ा और बाला को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए इस कार से निकल गया, जबकि पीछे से बाला एक दफा फिर से रागा के चीखने चिल्लाने की आवाज आना शुरू हो चुकी थी। बेगैरत आदमी पूरे 3.5 करोड़ का माल हड़प करके बैठा हुआ था। इसकी तो मैं हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं यहाँ प्लानिंग करके मर गया और मेरे हर प्लान पर यह अनवर का बच्चा पानी फेरता रहा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं हो
सका कि अनवर इतना कमीना निकल सकता है। वैसे ही अनवर है कहाँ, नजर नहीं आया। वो रात के 2:30 बजे कबीले के पीछे की तरफ बैठे नोटों की गड्डियां गिन रहे थे, जबकि जुमरू और मीरू भी इसी काम पर लगे हुए थे। सरदार चरपे पर लेटा हुआ था जब अचानक ही इसने सवाल किया। ऊपर वाले कमरे में आराम कर रहा है, सरदार ने सुकून से बताया। आराम कर रहा है वो बेगैरत इंसान, इसकी तो मैं जान निकाल दूंगा, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब तक यकीन नहीं आ रहा कि वो रागड़ा का मुखबर है। वो गुस्से से सरदार को देखते हुए बोला था, आराम कर रहा है का मतलब है ऊपर कमरे में अपने पाँव कटवा कर बैठा हुआ है। सरदार ने इसकी दोनों टांगे काट कर इसके कमरे तक महदूद कर दिया है, और तुम ना अब बीच में मत बोलना। कब से बोल बोल कर मेरी गिनती खराब कर रहे हो। जुमरू इसे घूर कर बोला था। कब से वो नोट गिनता और बाला बीच में कुछ ना कुछ बोलकर इसकी गिनती खराब कर देता था। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, जितना काम बोला है इतना कर। कोई बीच में बोले तो क्या तुझे मौत आ जाएगी, तेरी गिनती नहीं रुकनी चाहिए। पीछे से सरदार ने से कोई 6वीं या 7वीं दफा थप्पड़ लगाया था, जिस पर वो गर्दन मसलता दोबारा से गिनने में मसरूफ हो गया था। सरदार सिर्फ मुझे ही मारे जा रहा है कब से, ये लोग भी तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, सुकून से मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहे। इसने शिकायती अंदाज में कहा तो सरदार ने एक और थप्पड़ की गर्दन पर दे मारा था। तो मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो एक दफा इससे पूछता, जरा सा चरपे पे सीधा होता, एक और थप्पड़ के कान के पीछे बजा गया था। हर थोड़ी देर के बाद पटाखे नवा आवाज पर जहां बाला और वीरू पूरी तरह लगन से अपना काम करने लगते, वहीं अपनी हंसी छुपाने की कोशिश में वो सरदार की गुड़ियों से भी लुत्फानंदोज हो रहे थे। सरदार, मेरी गर्दन सुर्ख हो गई है पीछे से। वो मासूमियत से बस रो देने को था। हाय मेरा काका, गर्दन सुर्ख हो गई मेरे बच्चे की। इधर आ मेरी टांगे दबा। थोड़ी देर बाद गिनना नोट। वो इसे लाड से बिचकारते हुए बोला तो झुमरू फौरन अपना काम छोड़कर तेजी से इसके टांगों के करीब जमीन पर बैठा तो तेज तेज इसकी टांगे दबाने लगा था। सरदार, वो मैं क्या कह रहा था, मुंह बंद कर अपना काम कर झुमरू। अगर तेरी आवाज मेरे कान में पहुंची ना तो पहले तेरी गर्दन सुई थी, अब शक्ल होगी। इस वक्त तुम दोनों जहर लग रहे हो। मुझे पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुम लोगों को जिंदा रखा हुआ है। इसका इशारा बाला और झुमरू की तरफ ही था। वो दोनों ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। लेकिन सरदार, हमने किया क्या है? किस बात का इल्जाम लग रहा है हम मासूमों पर? बाला ने मजीद मासूम शक्ल बनाकर खुद को मासूम कहने की जसारत की थी। हाँ, इतने ही मासूम हो ना तुम लोगों को पता ही नहीं है तुम लोगों ने क्या किया है। तुम लोगों ने दुआम को तकलीफ पहुंचाई है। दुआम ने इतनी शिकायतें लगाई है ना लगाई है ना कि तुम लोगों का 1 साल तक सिर्फ मार खाने में ही गुजर जाएगा। पास बैठा मीरू इन्हें तफसील बताने लगा, जबकि इन्हें दोनों ने सरदार की तरफ देखा था। सरदार में सिर्फ इसकी सेहत के हाल से कर रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि इसने अभी अभी अपना बच्चा खोया, इसे टेंशन परेशानी से दूर रखना है। अगर वो तेरे पास रहती तो सारा दिन रोती रहती। मैं बस ये चाहता था कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए या फिर डॉक्टर की तरफ से तसल्ली ना हो जाए, तब तक मैं इसे तुझसे दूर रखूं। बाला का अंदाज सफाई देने वाला था, ये जानते हुए भी कि इसने दूर रहकर मैं और भी बीमार हो जाऊंगा। बाला मजीद कुछ कहना चाहता था, लेकिन सरदार की आंखों में देखते हुए परसुकून अंदाज में बोला तो बाला सर झुका गया था। अब वो क्या कहते हैं ये बात तो वो खुद भी जानता था कि वो लड़की सरदार के लिए कितनी खास है। सरदार, मैंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा। मैं तो बात ही नहीं करता था इससे। मुझे बस इतना पता था कि कबीले पर होने वाला हमला इसकी वजह से हुआ है, इसीलिए तो मैं इससे दूर रहता था। ना इसे कुछ अच्छा कहता था और ना ही कुछ बुरा कहता था। तो फिर मुझे सजा क्यों मिल रही है? जुमरू ने दहाई दी जब अचानक ही सरदार ने अपनी टांग इसकी सीने पर मारी थी। क्योंकि बेगैरत तू मेरे बाद इसका मुहाफिज हो। वो तुम लोगों को भैया भैया कहती नहीं थकती, और तुम लोग इसकी हिफाजत करने के बजाय इसे इतने बड़े कबीले में तनहा छोड़ रहे थे। तनहा नहीं छोड़ा मैंने, इसके लिए 3 औरतों का इंतजाम करवा के रखा था, जो सिर्फ इसकी हिम्मत नहीं कर रही थी बल्कि डॉक्टर और नर्सें थी पेशे से। मैंने एक लम्हे के लिए भी इसे अकेला नहीं छोड़ा, कहीं वो सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब ना कर ले। सरदार, कुछ भी कहो लेकिन मैंने इसका ख्याल बहुत रखा है। बाला ने अपनी भी सफाई दी थी। ख्याल रखने के लिए औरतें रखी है। मुश्किल वक्त में अपने ख्याल रखते हैं और तुम लोग मुश्किल वक्त में से अपने बनने के बजाय पराए बन गए। तुम लोगों का तलक सिर्फ मेरे साथ है, तो तुम लोगों का तलक सिर्फ तो आज से तुम लोगों का तलक सिर्फ मेरे साथ ही रखना है। हबरदार जो इससे बात भी की, हबरदार जो उसकी तरफ देखा भी। आज से तुम लोगों का इसके साथ कोई तलक नहीं। वो मेरी बीवी है, इसका तलक सिर्फ मेरे साथ है और इसका तलक सिर्फ मेरे साथ ही रहेगा। अगर सरदार के बगैर तुम लोगों के इसके भाई नहीं तो फिर सरदार के होते हुए भी तुम्हारा इसके साथ कोई तलक नहीं। वो इन्हें देखते हुए बोला तो वो दोनों साथ झुका गए थे। बाला का इरादा इसे तकलीफ देने का नहीं था, लेकिन वो जानता था कि अगर इसने तो हमको जरा सा भी नरमी से समझाने की कोशिश की तो वो जिद पर उतर आएगी और फिर इसकी जिद पूरी करना बाला के लिए बहुत मुश्किल था। वो इसे सरदार के पास नहीं छोड़ सकता था। अब तक सरदार ने अपने बच्चे का जिक्र तक नहीं किया था, जैसे वो ये बात ना करना चाहता हो इस बारे में। यहाँ तक कि 2-3 बुजुर्ग डाकू इससे अफसोस करने के लिए भी आए थे, लेकिन सरदार ने बात को नजरअंदाज कर दिया था, जैसे ये जिक्र भी इसे तकलीफ देता हो। और इसे यकीन था कि इसने इस बात का जिक्र दुआम के सामने भी नहीं किया था। ये तकलीफ ये दर्द इन दोनों का था। सारे नोटों की गिनती करके सारा माल अंदर ले जाना। मैं जा रहा हूँ ऊपर कमरे में। अच्छा हाथ तका दिया है तुम लोगों ने, मुझे नींद भी नहीं ली। वो अचानक ही उठकर बैठते हुए बोला तो इन दोनों ने से घूरा था। सरदार, इतने दिनों से जाक मार नहीं मार रहे थे तुम। सरदार, इतने दिनों से जाग नहीं मार रहे थे तुम, सो ही रहे थे। और कितनी नींदें लेनी है, बस बहुत हो गया। अब 1 महीना सोने की जरूरत नहीं है। जुमरे से देखते हुए बोला। वैसे तो रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे, लेकिन वो तीनों इसके साथ जागे हुए थे, जैसे इसे ना सोने देने की कसम खा रखी हो। तुम लोग हो गए वेले निकम्मे, में बीवी वाला हूँ। अगर मैं नहीं सोऊंगा तो कम से कम तुम लोगों के साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। चलो अपना काम खत्म करके आ जाना।
चलो अपना काम खत्म करके जाना, खबरदार जो किसी ने काम को बीच में छोड़ा। वो उठकर खड़ा हुआ था, जबकि बाला ने इसे जाते हुए देखा, थोड़ी मायूसी का इजहार किया तो सरदार के लबों पर बलदेज का मुस्कुराहट बिख रही थी। ज्यादा मुंह ना बनाओ, शादीशुदा कवारे तेरे लिए बीवी का इंतजाम किया था। अगर थोड़ी अकल दिखाता तो अगर थोड़ी अकल दिखाता तो वो आज तेरे पास होती। शुक्र है अल्लाह का, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है मुझे बीवी के सामने अकल भी दिखाऊं तो इस अंदाज में कि वो खुद चलकर तुम्हारे पास आई। हैर गुड नाइट, वो कहते हुए वहां से निकल गया था, जबकि वो तीनों अब लड़ते झगड़ते फिर से नटुकी के डीएनए में मसरूफ हो चुके थे। वो तकरीबन 3-4 घंटों तक इसका इंतजार करती रही थी, फिर वो न जाने कहाँ गया जो अब तक लौट कर ना आया था। इसने 2-3 दफा तो नीचे जाकर भी देखा था कि वो आया या नहीं, लेकिन वो नहीं आया था। फिर आखिरी दफा जब वो नीचे की तरफ हिम्मत हार कर झांकने लगी तो इसने वहां बाहर शेरदिल को टहलते हुए देखा था। शेरदिल आ चुका था तो मतलब साफ था कि सरदार भी वापस कबीले में आ चुका था, यानी कि वो कुछ देर में रूम में आता होगा। ये सोचकर वो कमरे में इसका इंतजार करने लगी, लेकिन इंतजार ही रह गया। 2 घंटे गुजर गए और सरदार की वापसी की कोई अमकनात न थे। नींद से इसकी बुरी हालत होने लगी थी। जब करी के हिंसे ने 1 बजाया तब इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। अब इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी। अब बेशक वो आकर इसे सजा ही क्यों न दे, लेकिन इसकी आंखें जवाब दे चुकी थी। इसका इंतजार करते करते इसीलिए इसने सोने का फैसला कर लिया। वो नींद में कब उतरी से पहले कोई अंदाजा नहीं था, हाँ, लेकिन एक पुरसुकून नींद से जरूर आई थी। इसका डाकू जी ठीक हो गया था, इसे बरकत तो जैसे कुछ था ही नहीं। वो कल भी सारी रात नहीं सोई थी। कल भी अजीब सा हंगामा मचा हुआ था यहाँ। सरदार सिर्फ सुबह के वक्त कमरे में आया था, या कल दोपहर के वक्त। इसके बाद इसके कमरे में कोई वापसी नहीं हुई थी। ना जाने कबीले में कौन कौन से काम थे जो अधूरे पड़े हुए थे, और वह सारे कामों को 1-2 दिनों में ही ठीक करने का इरादा रखता था। चाहे जो भी था, इसके लिए इतना ही काफी था कि वो अब ठीक है, और इसका ठीक हो जाना इसके लिए सब कुछ था। तभी तो वो इतनी परसुकून हो चुकी थी कि अब नींद भी इसके असाबों पर सवार होने लगी थी। थक हार कर वो सोने के लिए लेटी थी और फिर जल्द ही नींद की वादियों में उतर गई थी। सरदार कमरे में दाखिल हुआ तो इसकी पहली नजर दुआम पर पहली नजर दुनिया जहान से अनजान अपनी ही नींदों की जहान में गुम दुआम पर पड़ी। दरवाजा बंद करते हुए इसने कदम बेड की तरफ बढ़ाते हुए इसे देखा था, जबकि इसके लबों पर हल्की सी मुस्कान आई थी। कितने सुकून से सो रही थी और कितनी प्यारी लग रही थी वो यूं सोते हुए। और बेसाख्ता ही नजरें इस पर जमा गया था। इसके करीब आते हुए और मसलसल के चेहरे को देख रहा था। कितना सुकून था इसकी नींदों में। वो जानता था पिछले 28 दिन वो एक दिन भी सुकून से नहीं सोई थी। हाँ, 28 दिन से वो दुनिया जहां से बेखबर था। क्या क्या ना हुआ था इन 28 दिनों में। वो हर चीज से वाकिफ था, और जिस चीज से वो वाकिफ नहीं था इसके बारे में वो सब कुछ जान चुका था। वो जानता था कि इसकी मासूम सी बीवी ने बहुत सी तकलीफें सही हैं। इन 28 दिनों में इसने लोगों के सवाल बर्दाश्त किए हैं, अपना बच्चा खोया, अपने शोर को पल पर मौत के करीब जाते हुए देखा है। वो बेसुकून थी इतने सारे दिन में। वो बहुत अच्छे तरीके से समझता था यकीन दिन में वो एक लम्हा भी सुकून से ना रही होगी। वो कुर्सी खींचकर इसके पास बैठते हुए कमरे में कुछ तब्दीली महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कलीन पर किसी मौजूदगी का एहसास हो, जबकि सोफे पर भी तरतीब जैसे कलीन पर किसी मौजूदगी का एहसास हो, जबकि सोफे पर भी तरतीब थोड़ी खराब हुई थी। शायद जिन लोगों का जिक्र वाला कर रहा था, इसका ख्याल रखने के लिए रखी गई नर्स और डॉक्टर वो रात को इसी कमरे में रहती थी। ये बात इसे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन फिलहाल वो इस बात को लिए बगैर दुआम के चेहरे को देखने लगा। इसका सुकून सरदार को सुकून दे गया था, लेकिन इसे सुकून में देखते हुए वो कैसे रहता। इसे भी तो अपना सुकून चाहिए था, और सिर्फ इसे देखने से तो सुकून मिलना नहीं था। इसे 28 दिन से वो इससे दूर था, और अगर वो इसके करीब भी थी तो बहुत करीब भी थी, तो वो भी इसके करीब नहीं जा सका था ना। इस वक्त इसे अपनी बीवी की जरूरत थी, और फिर कुछ हिसाब किताब भी तो करने थे। वो कितनी ही देर इसके चेहरे को देखता रहा। आहिस्ता से मुस्कुराता, कुर्सी छोड़कर अपनी चादर एक झटके में खींचकर पीछे फेंकता अपने पैरों से जूतों को आजाद कर चुका था। तो बेगम, अब हिसाब किताब का वक्त आ गया है। वो एक झटके में इसके बाजू को पकड़कर इसे अपने करीब खींचते हुए बोला, तो एक झटके से इसकी सीने से लगी थी, जबकि नींद तो एक लम्हे में भाग गई थी। वो नींद में डूबी आंखों से इसका चेहरा देख रही थी, जिसके ऊपर झुका हुआ था डाकू, जिसने बेहद मासूमियत से पुकारा था, क्या डाकू जी, क्या कहा था मैंने तुमसे, सोना मत मेरे आने से पहले। तो कैसे सो गई तुम? मेरी बात समझ में नहीं आई थी तुम्हें, या फिर मेरी बात समझ में आना बंद हो गई है? वो गुस्से से देखते हुए बोला, तो इसके गुस्से पर वो परेशान हो गई थी। नींद बहुत दूर भाग चुकी थी, अब तो वही जहन पर सवार था। सोई तो नहीं थी मैं? वो इसे देखते हुए फिर से अपनी मासूमियत भरी आवाज में बोली। तो सरदार की धड़कनें तेज हुई थी। अच्छा, तो सोई नहीं थी, बल्कि यहाँ आंखें बंद करके मेरा इंतजार कर रही थी हराटे लेते हुए। इसने फिर से सख्ती से सवाल किया था। मैं हराटे नहीं लेती, आप लेते हैं। वो मुंह बनाकर बोली थी जैसे इसकी शान में गुस्ताखी कर दी गई हो। वो कहाँ हराटे लेती थी? हाँ, मुझ पर तो PhD का रखी हुई है। मेरी सारी नींदों का हिसाब होता है ना तुम्हें? ये भी पता है कि मैं हराटे लेता हूँ। कौन सा कभी जागी हो मरी सोने के बाद? वो घुटते हुए बोलते, इसने फौरन हाँ में सर हिलाया। आप सोए ही रहते थे, मैं ही तो जाग रही थी इतने दिनों से। आपके पास आपको देखती थी, इतनी मिन्नतें करती थी कि आंखें खोलकर मुझे देखे। लेकिन आप मजाल है जो मेरी कोई बात मानते हो। बस एक बार आप अपने हिसाब किताब पूरे करें, फिर मैं अपने हिसाब किताब पर उतर आऊंगी। वो मुंह बनाकर से वान कर रही थी कि इसके हिसाब किताब पूरे होने के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। मतलब साफ था कि अपनी नाराजगी खत्म करने के बाद सदाने से मरी मनाना है, इसे भी मनाना है। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, फजूल बातों में भी मत लगाओ मुझे। जब मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे आने से पहले मत सोना, तो क्यों सो गई हो तुम? इसका हाथ इसकी कमर पर आहिस्ता आहिस्ता सख्ती तैयार करता जा रहा था, जबकि इसके हाथों की गिरफ्त में तेजी महसूस करती वो इसके करीब होती इसके सीने में छुपने लगी थी। जब सदाने अचानक ही इसे खुद से दूर करते इसके चेहरे को अपने हाथों में थामा था।
पहले मेरे सवाल का जवाब दो, जब मैंने सोने से मना किया था तो फिर क्यों सोई थी तुम? मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नज़र में? वो घूरते हुए इसके सरापे को अपनी निगाहों में ले गया था। इसके लब इसे शरारत पर उकसा रहे थे, बल्कि उकसा क्या रहे थे, उकसा चुके थे। वो खुद भी इसे बहुत उससे दूर नहीं रह पा रहा था। इसे दूर रहना इसके बस में पहले भी कहा था। डाकू जी, आपके बाल बड़े हो रहे हैं। वो इसके बालों में हाथ फेरते हुए फिर अचानक से बात बदलने लगी तो सदा ने हल्की सी आंखें बंद करते हुए इसकी रमस को महसूस किया था। फिर हाँ में सर हिलाते हुए अचानक इसके लब्बों पर झुकते इसके लब्बों को अपने लब्बों के सख्त कैद में ले गया। इसका अंदाज जरहाना था, जबकि वो कतरा कतरा इसकी लब्बों से सांसें जुड़ा रहा था। तो हमको एक लम्हे के लिए इसकी शिद्दत से खौफ सा महसूस हुआ। फिर अगले ही लम्हे इसकी गर्दन में हाथ डालते हुए वो इसके गिर्द अपनी बाहों का घेरा मजबूत कर गई थी। तुम जानती हो, मैं इस सवालों को नजरअंदाज करके तुम अपने लिए मुश्किल पैदा कर रही हो। खैर, तुम अपने लिए कुछ भी कर लो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने खुद के लिए मुश्किल पैदा कर ही ली है तो ऐसे ही सही। बस के लबू पर अंगूठा फेरते हुए एक दफा फिर से इसके लबू पर झुका था। अंदाजा अब भी जरहाना था। वो इसकी सांसों में अपनी सांसें उड़ेलता इसके लबू के लम्हे से सैराब हो रहा था, जबकि इसकी कमर में इसकी गिरफ्त तेजतर होती जा रही थी। सरदार ने इसका सर तकिए पर रखते हुए अपनी कमीज के बटन खोले तो दुआम को कमरे की रोशनी तेज महसूस हुई थी, जबकि इसने हाथ बढ़ाकर अचानक कमरे की लाइट ऑफ कर दी। हिसाब किताब करने का मूड नहीं है इस वक्त, कुछ और करने का मूड है। हिसाब भी यहीं से कल शुरू कर लेंगे। ओके, वो एक दफा फिर से इसकी गिरद अपनी बाहों का इशारा बनाते हुए अब इसके लब्बों को नरमी से चुमता इसकी गर्दन पर झुक गया था। इसकी जरहाना लब्बों का लमस इसकी गर्दन पर बिखरने लगा था। अंदाज में वही बेकरारी, वही बेचैनी थी। इसके लब इसकी गर्दन पर बेतरतीब हरकत कर रहे थे, जबकि इसकी बढ़ती हुई कुर्बत पर दुआम अपने सीने की धड़कनें तेज होती महसूस हो गई थी। वो काफी शिद्दत पसंद हो रहा था। इसके नजक से रापे को अपने शिकंजे में कैद कर चुका था। दुआम को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी, इसकी रफ्ता रफ्ता बढ़ती हुई कुर्बत महसूस करके, जबकि कमरे में इन दोनों की खामोशी रक्स करने लगी थी। मोहब्बत के इस हसीन मिलन पर पहाड़ों के बीच से गुजरती हवाएं भी जैसे मिलन के गीत गा रही थी। इसे अपनी बाहों में कैद किए सरदार जैसे दुनिया जहान भुला चुका था। आज वो इसकी बातें नहीं, इसकी धड़कनें सुनना चाहता था। सुबह इसकी आंख खुली तो वो पूरी तरह से सरदार की बाहों में कैद थी, जबकि सरदार इसे किसी तकिए की तरह दबोचे अपने सीने से लगाए हुए था। इसने आहिस्ता से आंखें खोलकर सरदार का चेहरा देखना चाहा तो एक शर्म सी आ गई, जबकि इसके सीने से लगे वो अपने हाथ इसके सीने पर रखे हुए थे। इसके सीने पर नीले और काले निशान थे। यकीनन गोलियां यहीं पर लगी थी। जख्म अब भी मौजूद थे, लेकिन अब काफी मनमल हो चुके थे। मुसलसल बेड रेस्ट और कोमा में होने की वजह से इसकी पट्टियां काफी दिन पहले ही खुल चुकी थी, जिसकी वजह से अब जख्म काफी बेहतर हालत में थे, लेकिन फिर भी वहां पर नील के निशान बने हुए थे। वो काफी तकलीफ में रहा था। तो हमने एक नजर इसके जख्मों को देखा और फिर अगले हिले में वो अपने लबों को इसके जख्मों पर रखते हुए जैसे मरहम लगा गई थी। इसकी हरकत महसूस करके सरदार ने इसकी अपनी बाहों का इशारा और मजबूत किया और फिर से जगह कर अपने सीने में छुपा लिया। डाकू जी, आपको दर्द हो रहा होगा ना? वो इसके सीने पर हाथ रखते हुए आहिस्ता से सवाल करने लगी, जबकि सरदार ने नरमी से आंखें खोलकर इसका चेहरा देखा था। फिर मुस्कुराते हुए अचानक वो इसके लब्बों पर झुक गया। अब अंदाज में चढ़ानापन नहीं था, बल्कि बहुत मीठा सा एहसास था। वो बेहद नरमी से अपने लब्बों को इसकी लब्बों पर हरकत देते हुए इनकी नरमी को महसूस कर रहा था और फिर कितनी ही देर इसका यही अंदाज जारी रहा। वो रफ्ता रफ्ता इसके लब्बों को चूमते हुए न जाने कितने बोसे इसके लब्बों पर दे चुका था। इसके लमस की तादाद गिनना आसान नहीं था। वो जैसे बरसों का प्यासा था और बस इसके लब ही इसकी तशनगी को मिटा सकते थे। डाकू जी, भूख लगी है। वो मजीद गुस्ताखियों पर उतर आया था। इसकी जुसारतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब इसने रुकी हुई सांसों के साथ बड़ी मुश्किल से कहा था। सरदार ने आंखें खोलकर इसके चेहरे को देखा। अंदाज घूरने वाला था, लेकिन जिस मासूमियत से वो मुस्कुरा रही थी, फिर वो कितनी ही देर घूर सकता था। एक झटके से इसे पीछे करते हुए वो उठ खड़ा हुआ। वो भी तेजी से इसके साथ ही उठी थी। कमरे से निकलने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में आकर मीरू खाना दे जाएगा। वो अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए बोला तो इसे लगा जैसे वो इससे नाराज हो गया है। वो तेजी से उठते हुए इसके पास आती इसकी गिरद अपना हिसार बनाते अपना सर इसकी पीठ पर रख चुकी थी। अब क्या मसला है तुम्हारा? भूख का इंतजाम हो जाएगा 10 मिनट में। वो इसके बाजू अपने हाथों से खोलते हुए एक सूट निकाल चुका था, जबकि इसकी नाराजगी को वो समझी नहीं थी। मेरा मसला ये है कि आपका फिर से मुंह बन गया है। आप इतने नाराज क्यों हैं मुझसे? मेरा मसला यह है कि आपका फिर से मुंह बन गया है। आप इतने नाराज क्यों हैं मुझसे? रात को तो मान गए थे, अब क्या हो गया है? मैं सचमुच में परेशान हो गई थी। थोड़ी देर पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक था, अब क्या हो गया था इसे? रात इसके सोने के बाद भी वो इसके लब्बों का लमस अपने नाजुक सिरापे पर महसूस करती रही थी। वो जानती थी वो जागता रहा है और शायद वो जागता ही रहता था। इसे यूं ही अपनी बाहों में भरकर इसे आदत थी सारी रात इसे प्यार करने की, लेकिन वो नाराज नहीं था। इससे तो इतना तो वो जानती थी। तो फिर अब क्या हुआ था? मैं तुमसे राजी कब हुआ था जो दोबारा नाराज होऊंगा? वो कपड़े निकालते हुए पलटकर इससे सवाल करने लगा तो दुआम को जवाब समझ आया था। आप राजी हो गए थे, तभी तो आप मेरे इतने पास थे, मुझे प्यार कर रहे थे। तुम मेरी बीवी हो, तुमसे प्यार करना फर्ज है मुझ पर। मैं तुमसे राजी हुई ये ख्याल क्यों आया तुम्हें? क्या किया है तुमने मुझे मनाने के लिए? सरदारी से देखते हुए सवाल करने लगा तो वह हैरान सी हो गई थी। आप राजी तो थे रात को? वो मासूमी से उंगलियां झटकते हुए बोली थी। राजी नहीं था, अच्छे मूड में था। बाकी राजी होकर मैं ऐसे नहीं होता और मेरे सामने शक्लें बनाने से बेहतर है कि सोचो मुझे राजी करने के लिए क्या क्या किया है तुमने? हटो सामने से, बाकी तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। सारे कबीले में तबाही मची हुई है, हर चीज को सेट करना होगा। दिन में कबीले का सारा निजाम तह दिन में सारे कबीले का निजाम तहस नहस हो गया है। चलो, एक बात तो मुझे 28 दिन में पता चल गई है, कबीला मेरे बिना नहीं चल सकता। वो कहते हुए वाशरूम में घुस गया था। पीछे दुआम अपना समूह लेकर रह गई।
बल्कि अपना सा मुँह लेकर कहाँ रहेगी, वो तो रोती शक्ल बनाए खड़ी थी जिसको बिल्कुल भी अहमियत ना दी गई थी। सुबह वेला की आँख खुलते से शदीद बुखार था। अम्मी परेशानी से इसके पास बैठी हुई थी। अम्मी मेरा अस्पताल जाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ समझने की कोशिश करें, मेरा काम है वहाँ, मुझे अपने पेशेंट चेक करने हैं, मैं इस तरह बिना इन्फॉर्म किए छुट्टी नहीं कर सकती। वो इन्हें देखते हुए कहने लगी, पिछले दिन हुए तमाशे के बारे में वे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। एक तो वो बहुत परेशान हो जाती, फिर इसका निकाह का सुनकर जाने के दिमाग में क्या-क्या आता, वो इन्हें किसी तरह की टेंशन नहीं देना चाहती थी। अम्मी को कुछ नहीं समझना बेला, अपनी हालत देखो, में तेज बुखार है, डॉक्टर तब दूसरों का इलाज करेगा जब खुद ठीक होगा, तुम इतनी ज़्यादा बीमार हो, वहाँ जाकर सब कुछ कैसे हैंडल करोगी? और एक छुट्टी करने से क्या हो जाएगा? तुम्हारी जगह तुम्हारा काम कोई और डॉक्टर देख लेगा। रुबाब भी इसे समझाने की कोशिश कर रही थी, नहीं रुबाब आप भी समझने की कोशिश करो, जो मेरा काम है वो मेरा है, जो मेरी जिम्मेदारी है वो कोई और नहीं निभाएगा, मुझे अपनी चीज़ें खुद हैंडल करनी पड़ती हैं और बिना बताए तो और भी ज़्यादा मसला हो जाता है। अगर मैं इन्हें कल रात को ही फ़ोन करके बता देती कि मेरी तबीयत नासाज है या मैं नहीं आने वाली तो बात कुछ और थी, लेकिन अब यूँ अचानक बिना बताए मैं छुट्टी नहीं कर सकती। वो इन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। कल अस्पताल में अच्छा खासा तमाशा हुआ था, इसे जानना था कि इस तमाशे के बाद क्या हुआ है। अस्पताल में जिस तरह वो लोग इसे लेकर गए थे, यकीनन हर किसी की नज़र में ये बात होगी कि नहीं, ये बड़ा मसला होगा। इसे हर चीज़ को कंट्रोल करना था, सब कुछ अपने मुताबिक करना था, इसका जाना बेहद ज़रूरी था। कल वापसी पर रियान ने इसे बस इतना ही कहा था कि वो इस डाकू बाला के साथ इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देगा, वो हर चीज़ को संभाल लेगा और जल्द से जल्द तलाक करवा देगा, उसे अपने भाई पर यकीन था। फिलहाल ये मामला जिस तरह इसका भाई चाहता था वो इसी तरह से हैंडल करा रहा था, इसी घर में ये बात किसी को नहीं बताती और ना ही किसी को परेशान करना चाहती थी। अगर इसके भाई ने कह दिया था कि वो हर चीज़ को अपने मुताबिक हल कर लेगा तो इसका भी कोई इरादा नहीं था घर में किसी को भी परेशान करने का। हाँ, लेकिन वो अपना ज़हनी सुकून खो चुकी थी, इसे एक लम्हे का सुकून नहीं था। दिमाग पर वो आदमी बुरी तरह से सवार था। निकाह को कबूल करते हुए इसने जिस तरह अपने आप को इस आदमी के नाम लिखा था वो मजबूरी की इंतहा सिर्फ वही समझ सकती थी। इसके भाई ने तो कह दिया था कि तलाक हो जाएगी, लेकिन तलाक लफ्ज़ का मतलब वो अच्छे तरीके से समझती और ये भी हकीकत थी कि ये लफ्ज़ और ये भी हकीकत थी कि जब ये लफ्ज़ आता था वो काँप उठती थी। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी शादी यूँ किसी के साथ होगी और फिर मामला यूँ तलाक तक जा पहुँचेगा। हाँ, लेकिन इसके साथ निकाह करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मामले का हल सिर्फ़ और सिर्फ़ तलाक ही था और इसे ना चाहते हुए भी तलाक जैसा नापाक अल्फ़ाज़ अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना पड़ रहा था। अम्मी और बाप ने इसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन इसे अस्पताल जाना था और हर कीमत पे जाना था। वो इस मामले को इस तरह से नहीं ले सकती थी, ना जाने कितनी उँगलियाँ इस पर उठ रही थी। इसने हर चीज़ को सँभालना था, हर चीज़ को समझना था। अब तो शायद ज़िंदगी यूँ ही कटनी थी, लेकिन इस दुआ के साथ कि आइंदा वो शख़्स कभी इसके सामने ना आए। वो खामोशी से उठकर तैयार होने लगी, जिस्म में अजीब तरह की थकावट थी, लेकिन इस वक़्त इसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ अस्पताल जाने का जुनून सवार था। तैयार होने के बाद वो जब निकली तो अम्मी ने इसे रोकने के लिए व्हीलचेयर की सीट इसके दरवाजे तक आ रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। रियान तो सुबह ही कहीं चला गया था, वरना अम्मी के मुताबिक वो उसे रोकने में कामयाब हो जाता। अम्मी ने थक हार कर बस फी मान अल्लाह कहकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था, जबकि रुबाब खामोशी से इनकी व्हीलचेयर घसीट कर वापस ले गई थी। सर तलाक के कागज़ात में कुछ समझा नहीं, आपकी किसकी तलाक के कागज़ात तैयार करवाना चाहते हैं और डाकू के टाइम टेबल क्यों पूछ रहे हैं आप? इस इसका कांस्टेबल पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जो था, जबकि इसने आते ही इसे तलाक के कागज़ात तैयार करवाने का हुक्म दिया था। जो मैं कह रहा हूँ वो करो और फ़ज़ूल की मनमात नहीं मांग रहा। बस ये जानना चाहता हूँ कि डाकू बाला कब अपने कबीले से बाहर निकलता है, कहाँ जाता है, इसके आने जाने की टाइमिंग हर चीज़ वो समझाते हुए बोला तो इसने अजीब सी नज़रों से इसे देखा था, मतलब कि कबीले का सरदार, क्योंकि सरदार के मरने के बाद अब कबीले का सरदार डाकू बाला है। आप जानते हैं कि डाकू बाला इस वक़्त बहुत चौकन्ना है, अपनी हिफाज़त करेगा, हम इसे छुड़वा नहीं सकते। यकीनन आपका इरादा इसी का गिरफ्तार करने का होगा, लेकिन इस वक़्त वो बहुत चौकन्ना है। फिलहाल हम इनके खिलाफ किसी भी तरह की साज़िश करेंगे तो खुद फँस जाएँगे। कांस्टेबल इसे समझाते हुए बोला, जबकि इसने घूर कर कांस्टेबल को देखा था। मेरी बात सुनो, तुम सरदार दिलदार मरा नहीं है, सिर्फ वो जिंदा है, कबीले में है और हो सकता है जल्दी मंजिल आम पर आ जाए। दूसरी बात, वाला वहाँ का सरदार नहीं है, वो अब भी सरदार का राइट हैंड है और बस मुझे इस राइट हैंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए। सरदार क्या करता है, क्यों करता है, ये फिर इसका अगला हमला या अगली डकैती क्या होगी, इन सब चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मालूमात निकालने के लिए कह रहा हूँ, तुम बस मुझे मालूमात ही निकाल कर देनी है, ना तो मैंने तुमसे कोई मशवरा मांगा है और ना ही मैं तुम्हारे सामने कोई फजूल बात करूंगे और ना ही तुम मेरे सामने कोई फजूल बात करोगे। आई मेरी बात समझ में? उसे देखते हुए कहने लगा तो कांस्टेबल ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। जी सर, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, लेकिन अब ये बताइए कि कल क्या करना है। वो बात खत्म करते हुए मूड चेंज करने लगा तो अब की दफा रियान ने हैरत से देखा था, क्यों, कल क्या है। वो उसे देखते हुए सवाल करने लगा तो कांस्टेबल को अब मजीद हैरत हुई थी। सरकार सरमनी है, आपको इसमें इनवाइट किया गया है, आपने जो इतनी कामयाबी से अपने प्लान पर काम किया है इसके हवाले से आपको इनाम से नवाजा जाएगा, आपकी प्रमोशन होगी। इतना ही नहीं बल्कि आपकी वर्दी पर स्टार भी बढ़ जाएगा। फिर तो आप सर आप हमें पार्टी देंगे। वो आदमी अचानक से बोला तो रियान ने आंखें घुमाई थी। ना तो मुझे कोई प्रमोशन चाहिए और ना ही मैं किसी इनाम की तलब है, और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, सरदार जिंदा है तो मुझे किस बात की प्रमोशन दी जा रही है। मैंने तो कोई प्लानिंग ही नहीं की थी। वो सरासर एक गलतफहमी और किसी गलतफहमी पर मिला हुआ इनाम मुझे नहीं चाहिए। आई मेरी बात समझ में? बाकी इस गलतफहमी के पीछे छुपी हुई साजिश को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ।
बेहतर होगा कि ये नाम भी इसी साजिशकार को दिया जाए। मेरा नाम पर बिल फाड़ना बंद करो तुम लोग। वो गुस्से से टेबल से उठते हुए सामने खड़े सीनियर इंस्पेक्टर को भी देख चुका था, जो हबासत से मुस्कुराते हुए इसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला गया था। रियान इतना तो समझ ही चुका था कि इसके थाने में कोई है जो इसके खिलाफ साजिश कर रहा है, जो साजिश करते करते गलती से इसके लिए इनाम का एक बड़ा दरवाजा खोल चुका है। बल्कि सिर्फ इनाम का ही नहीं बल्कि प्रमोशन का भी। अगर रियान की यह प्रमोशन हो जाती तो यकीन वो इंस्पेक्टर एक ही रुतबे पर एक वो और इंस्पेक्टर एक ही रुतबे पर आ जाते। इसे लगा था कि जब सरदार और कबीले वालों को पता चल जाएगा कि वो इन्हें धोखा दे रहा है तो यकीन वो लोग इसे गोली मारकर खत्म कर देंगे। पुलिस स्टेशन में मौजूद वाहिद रिश्वत ना लेने वाला इंस्पेक्टर यहाँ पर तमाम हो जाएगा और इस मामला बाहर नहीं आएंगे। लेकिन वहाँ उल्टा ही हो गया था। लेकिन जिस तरह से इंस्पेक्टर रियान अकरम इस मामले से आंखें चुरा रहा था, इसे ये सब कुछ देखकर बहुत मजा आ रहा था। यकीनन वो डाकुओं की नजर पर बुरा नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब बहुत बुरा बन चुका था और इस बात की सब इंस्पेक्टर को बहुत ज्यादा खुशी थी। इतने दिनों से इसने ठीक से खाना खाया ही नहीं था। आज जब मीरू इसे सुबह नाश्ता देकर गया तो इसने खूब सैर होकर खाना खाया था। पता नहीं नीचे सरदार ने कुछ खाया था या नहीं, लेकिन इसने सुकून से नाश्ता किया। आखिर इस जिनको झेलना भी था, इसलिए इसने खूब सारा खाना खाना था। खाना खाकर वो उठकर अच्छे से तैयार हुई। इसका मूड नदी पर जाने का था, बल्कि नदी पर जाने का नहीं, सरदार को भी अपने साथ लेकर जाने का था। वो काफी देर के साथ गुजरना चाहती थी, लेकिन वो तो नाराज था। कोई बात नहीं, वो मना लेगी। थोड़ी बहुत जिद तो चलती है ना नाराजगी में भी। और वैसे भी अगर वो अपनी मतलब के लिए राजी हो सकता है तो फिर इसके लिए क्यों नहीं। राजी तो इसे होना ही होगा। चलो अगर वो राजी नहीं तो थोड़ी देर के लिए राजी हो ही जाएगा। रात को भी तो हुआ था ना, थोड़ी देर के लिए राजी इसके लिए भी हो जाएगा। इसने अच्छे से तैयार होते हुए अपने लंबे बालों को पीछे खुला छोड़ा था, फिर दुपट्टे को ठीक से सर पर सेट करके इसने चादर को ओढ़ लिया था। वैसे भी नदी पर जाकर वो चादर उतार ही देती थी। अपनी तैयारी मुकम्मल करते हुए इसने नाजुक से पैरों में नाजुक सी चप्पलें पहनी थी और फिर नीचे की तरफ आने लगी। लेकिन दूर से किसी के रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी तो इसने अपने कदम रोक लिए। नीचे कोई सरदार की दहशत का शिकार हो रहा था। सरदार के हाथ में चाबुक था जिसे वो मसलसल जमीन पर मार पड़े आदमी पर बरसा रहा था। वो आदमी कौन था, वो इसे इतना क्यों मार पड़ रही थी, वो हरगिज नहीं जानती थी। वो आदमी कबीले का नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं बाहर से आया है। वो काफी नीचे आ चुकी थी, लेकिन सरदार को गुस्सा देकर इसने अपने पैरों को बिल्ली की चाल से वापस ऊपर की तरफ मोड़ लिया था और फिर भागकर वापस कमरे में जाकर बंद हो गई थी। या अल्लाह, डाकू जी को क्या हो गया, ये इतने ज्यादा गुस्से में क्यों थे। पता नहीं किसने इनको गुस्सा दिलाया है। गुस्सा दिलाया तो दिलाया, ये आदमी कौन था जिससे वो इस तरह से मार रहे थे। कबीले का तो नहीं लगता। हाय, एक और बेचारा डाकू जी के जुल्म का शिकार हो रहा है, लेकिन जरूर इसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया ही होगा। ऐसी हरकतें ही बंदा क्यों करे जिसके बाद में मार खानी पड़े। अल्लाह जी, अगर वो अच्छा इंसान है तो इससे छोटी मोटी गलती हो गई है तो प्लीज डाकू जी के दिल में इसके लिए रहम डाल दे। लेकिन अगर वो बुरा इंसान है तो इसने कोई बड़ी गलती है तो फिर इसकी और अगर इसने कोई बड़ी गलती की है तो फिर इसकी तो पिटाई लगनी चाहिए। हाय, लेकिन वो कितना चिल्ला रहा था, इसने कितना दर्द हो रहा था। डाकू जी कितने जालिम हो गए हैं, मुझे भी डांटते रहते हैं हर बात पर, बाकी को भी मारते हैं। पता नहीं डाकू जी को क्या हो गया है। अल्लाह जी, प्लीज डाकू जी को ठीक कर देना। वो वहीं बेड पर लेटे हुए सदा के बारे में सोच रही थी। जहन पर बहुत कुछ चल रहा था इस वक्त, जबकि मायूसी और उदासी इस बात की थी कि वह नदी पर नहीं जा पा रही। अभी वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब इससे बाहर किसी के होने का एहसास हुआ। इसने फौरन उठकर देखा तो मीरू एक तरफ खड़ा था। जुमरू और बाला अब नहीं आते थे इसे खाना देने के लिए, और वो भी इनसे नाराज थी। बात तो करने वाली हरगिज नहीं थी, लेकिन शायद वो भी इससे नाराज ही थी। जो कुछ हुआ था इसकी वजह से हुआ था, तो शायद वो लोग अब तक अपनी नाराजगी बरकरार रखे हुए थे। इसने उठकर दरवाजे पर आते हुए मीरू से खाना ले लिया था। खाना खा लो सरदारनी, सरदार ने भेजा है। बाकी वो नीचे सरदार कह रहा था कि अगर तुमने नदी पर जाना है तो मेरे साथ चल सकती हो, मैं वहीं खड़ा रहूंगा, जब तुम्हारा दिल करेगा तब तुम वापस आ जाना। मीरू से देखते हुए बोला था, नहीं मीरू भैया, मैं अगर नदी पे जाऊंगी तो भाला भैया या जुमरू भैया के साथ जाऊंगी और किसी के साथ नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे आप पर किसी तरह की बेतबारी है, लेकिन मुझे इनके साथ मजा आता है। वो मेरे भाई है ना, मुझे और किसी के साथ जाना अच्छा नहीं लगता। मैं इनसे नाराज हूँ, वो मुझे मनाने के लिए आएंगे तो मैं इन्हीं के साथ जाऊंगी, फिलहाल मुझे नहीं जाना। वो खाना लेकर बोली जबकि मीनू ने पीछे की तरफ पलट कर देखा। अंदाज कुछ अजीब सा था, इसे लगा शायद जबकि मीरू ने पीछे की तरफ पलट कर देखा था, अंदाज कुछ अजीब सा था। इसे लगा शायद वहां कोई और भी खड़ा है। इसने फौरन बाहर निकलकर एक तरफ खड़े बाला और झुमरू को देखा था, जो इसे देखकर नरमी से मुस्कुरा रहे थे। इसने इन्हें देखा, फिर मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। क्या है, सुन तो लिया है कि वह अपने भाइयों के साथ जाएगी, फिर क्या यहाँ शक्लें दिखा रहा है। चल दफा हो जा सरदार का चमचा, झुमरू ने गुस्से से मीरू को घूर कर कहा था। आजकल तो इसे वैसे भी से मीरू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और ऊपर से सरदार से अहमियत दे रहा था तो और भी जहर लगता था। अब जिस तरह से वो कह रहा था कि वो सरदार के लिए काबिल एतबार हो गया है, इन दोनों को ही आग लग गई थी। जिस पर इन दोनों ने कहा था कि चल अगर इतना ही एतबार के काबिल है तो ऊपर चलकर तो हमको बोल के वो तेरे साथ नदी पर चले, देखना कैसे इनकार मुंह पर मारेगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसने अपने भाइयों का मान नहीं तोड़ा था, और वो दोनों यहाँ नीचे इसके पीछे पीछे सिर्फ और सिर्फ इसे मनाने के लिए ही आए थे। जो भी हुआ था इसमें दुआम को शामिल करके इन लोगों ने इसे बहुत तकलीफ दी थी, और यकीनन दुआम इनसे नाराज थी। इनका इरादा इसे मनाने का था, लेकिन लग रहा था कि इसे मनाना आसान नहीं। लेकिन वो भाई थे, वो अपनी बहन को मना सकते थे कैसे भी करके। वो इसे नाराज नहीं रहने दे सकते थे, और अब उन्होंने इसे मनाना था। किसी भी हाल में सब कुछ ठीक करना था।
आप लोग यहाँ मेरे कमरे में क्यों आए हैं, निकल जाइए यहाँ से, कोई तलक नहीं है मेरा आपके साथ। वो इस तरह बोली जैसे इनके इस कमरे में आने का हक ना हो। चले निकले इस कमरे से, आराम से खाना भी नहीं खाने देते ये लोग मुझे। वो बेड पर खाना रखते हुए गुस्से से खाने खाते हुए इनसे बोली थी, जबकि वो दोनों ही इसके राइट लेफ्ट बैठे इनसे आराम से खाना भी नहीं खाने देते ये लोग मुझे। वो खाना बेड पर रखते हुए गुस्से से खाना खाते हुए इनसे बोली थी। वो दोनों ही एक इसके लेफ्ट राइट बैठे इसने इन दोनों को घूर कर देखा था। कम खाना मोटी, वरना नुकसान तुम्हारा होगा। वो अपनी जेब से कुछ निकाल कर इसके सामने रखते हुए बोला, मोटी होगी वो बेला डॉक्टर। हाँ बता जो मुझे बेटा कहा हो, ये मसाला निकाल कर मेरे सामने क्या रख रहे हैं। मैं जानती हूँ केरियों का मौसम जा चुका है और आप मुझे केरिया लाकर नहीं दे सकते। तो हाँ बता जो मेरे सामने ये 4 मसाले लाकर रखा। वो मसाला उठाकर इसकी गोद में पटक चुकी थी। वो क्या इसका दिल साधने आए थे कि केरियों का मौसम खत्म हो चुका था और वो इसे मसाला दिखा रहे थे। अब सिर्फ मसालों पर तो इससे मानने वाली नहीं थी, ये तो इसकी जख्मों में मसाले छिड़कने वाली बात थी हो गई थी। किसने कहा बेना कि मौसम खत्म हो गया है। तुम्हारे भाई चाहें तो बेमौसम भी आम ला सकते हैं। जुमलू ने अपनी जेब से ताजे ताजे मोटे मोटे कच्चे आम निकाले तो वह हैरत से देखने लगी। आहा इस मौसम में वो ये केरियां कहाँ से लेकर आए थे। फिर मानती हो ना अपने भाई को। इससे पहले कि जुमरू से केरियां देता बाला छीन कर इसके सामने अपनी मुठिया इस अंदाज में खोलने लगा जैसे इसे सरप्राइज पेश किया हो। जुमरू ने इसे घूरा था, लेकिन हमेशा की तरह इसकी घूरने की परवाह कम से कम बाला ने नहीं की थी। इसने एक नजर इन दोनों को देखा, फिर दोनों हाथों में बिल्कुल इसी अंदाज में केरियां लेकर अपनी गोद में रखते हुए इस पर अपना बटा ला लिया था। वैसे तो आप लोगों से बहुत नाराज हूँ और मैं बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली, लेकिन फिर भी आप लोगों ने केरियां लाकर दी है तो मैं थोड़ी थोड़ी राजी हो गई हूँ। वो दान दिखाते हुए बोलते इन दोनों ने सुकून की सांस ली थी। जबकि अचानक ही कमरे में कोई तीसरा दाखिल हुआ। इन दोनों ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो जैसे दोनों की सांसें सीने में ही अटक गई थी। तो गाइस ये थी आज की एपिसोड। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। खुश रहे, आबाद रहे, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।